ओके। आप लोगों ने देखा जो मैंने वीडियो बनाई थी चैप्टर 1 की? इसमें कोई डाउट है आपके? कोई डाउट्स नहीं है? ठीक है, अगर डाउट्स होंगे तो मुझे पूछ सकते हो आप। स्क्रीन जो वो है उसका पीडीएफ है, जो चैप्टर का जो पीडीएफ है उसकी आप स्क्रीनशॉट लेके उसको एडिट करके आप पूछ सकते हो कि मैम ये वाला चीज़ समझ नहीं आ रही है। ठीक है, आज उसको डिटेल में देख लेना, उसमें कुछ डाउट निकलता है तो उसको हम डिस्कस करेंगे। क्या नाम है? ओके, जो अभी 17 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, अगर आपको कोई डाउट है तो अभी वो आप शेयर कर सकते हो। ठीक है, अगर किसी को डाउट पूछना है चैप्टर 1 से, नहीं तो आज हम स्टीरियो केमिस्ट्री शुरू कर रहे हैं। रेज हैंड कर दीजिए अगर आपको कोई डाउट है चैप्टर 1 में। आपने अगर वीडियो देखी है चैप्टर 1 में कोई डाउट है तो आप बताइए, और उसके बाद हम स्टीरियो केमिस्ट्री शुरू करेंगे। हाँ बोलो अंकित। रोल नंबर 64। नहीं तो लास्ट में हम ले लेंगे डाउट। ठीक है अंकित। आप लोग रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग में अगर किसी ने कुछ भी सेंड करने की कोशिश करी या बीच में डिस्टर्ब करने की कोशिश करी तो ये जो रिकॉर्डिंग है मैं वीसी सर को दिखा दूंगी। आपको कोई डाउट नहीं है? ठीक है, चैप्टर 6 जो हम शुरू करते हैं, अगर कोई डाउट होगा तो वीडियो देख लेना एक बार, और मुझे फिर आप नेक्स्ट जो मीटिंग है वो डाउट की रख लेंगे चैप्टर 1 की, अगर आप लेना चाहते हो तो। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट जो चैप्टर है आपका स्टीरियो केमिस्ट्री शुरू कर रहे हैं। ठीक है, स्टीरियो केमिस्ट्री जो है आपका, आपको पता है आइसोमर्स क्या होते हैं? आइसोमर्स जो है, आइसोमर्स बेसिकली ये है कि आपका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है बट आपका डिफरेंट क्या है, आपकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। ये आपका आइसोमर्स की डेफिनेशन है। लेकिन हमें हमारा चैप्टर किसके ऊपर बेस्ड है? स्टीरियो केमिस्ट्री के ऊपर। ठीक है, अब आप ये देखो, आइसोमर्स जो होते हैं जो हम 12th में पढ़ते थे वो 2 टाइप के बताते थे, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स और स्टीरियो आइसोमर्स। ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आपके फिर फर्दर जो आप 12th में करते थे, चेन आइसोमर्स, पोजिशन आइसोमर्स, फंक्शनल आइसोमर्स। ठीक है, आपका जो इसकी पोजीशन चेंज हो जाती है, OH की पोजीशन कभी वो लास्ट वाले कार्बन पे है, कभी वो सेकेंड कार्बन पे है, कभी वो थर्ड कार्बन पे है, तो इसकी पोजीशन चेंज होने से पोजीशन आइसोमर्स होते हैं। ठीक है, तो ये है आपके स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ओके, और ये है आपके स्टीरियो आइसोमर्स। हमारा जो चैप्टर है बेसिकली स्टीरियो आइसोमर्स में, लेकिन ये 1-2 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं आइसोमर्स का, जो 12th वाला है आपका, तो वो आप एक बार देख लेना। फंक्शनल आइसोमर, उसमें फंक्शनल आपका आपका CO या CH है, अगर वो चेंज हो रहा है तो आपका वो फंक्शनल आइसोमर्स होगा। ठीक है, ईथर और एस्टर ये दोनों आपस में फंक्शनल आइसोमर्स की तरह काम करते हैं। ठीक है, चेन आइसोमर्स में आपको चेन देखेंगे, ब्रिज बन गया। ठीक है, तो वो आपके स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कहलाएंगे। ठीक है, ये तो ये सारे के सारे आपके जो 12th में आप करते थे वो है। हमें हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है वो स्टीरियो आइसोमर्स। स्टीरियो मींस क्या होता है? स्टीरियो मींस से आपका होता है स्पेस। ओके, स्टीरियो आइसोमर्स होता है आपका पार्ट्स। लैटिन की ये है लैंग्वेज है। स्टीरियो उसका उसका मतलब होता है स्पेस, और आइसोमर्स का होता है पार्ट्स। अगर आपके स्पेस में, अगर आपके मॉलिक्यूल का अगर स्पेस में अगर डिफरेंस है, मतलब मॉलिक्यूल के को अरेंजमेंट जो है, स्पेशल अरेंजमेंट डिफरेंट है, तो वो आपका क्या कहलाएगा? स्टीरियो आइसोमर्स। ओके, और स्टीरियो आइसोमर फर्दर फिर आपके 2 टाइप के होते हैं, कॉन्फिगरेशनल एंड कन्फर्मेशन। स्टूडेंट्स, इन दोनों के बीच में सिर्फ आई का डिफरेंस है। ठीक है, कॉन्फिगरेशनल ये याद रखना है आपको। कॉन्फिगरेशनल कौन से आइसोमर्स है? कन्फर्मेशन। ठीक है, कॉन्फिगरेशन में आपका क्या होगा? डिफरेंट ग्रुप्स और एटम्स होते हैं। ठीक है, और फिर वो फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइडेड हो जाते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स और ऑप्टिकल आइसोमर्स। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आपका क्या है?
ये इसमें आपका सिस ट्रांस आते हैं, ठीक है। डबल बॉन्ड होना चाहिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में, और ड्यू टू रिस्ट्रिक्ट रोटेशन। अब ये डबल बॉन्ड की कंडीशन क्यों है? क्योंकि रोटेट नहीं हो पाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा तो ये रोटेट नहीं हो पाएगा। ओके, तो ये आपका क्या हो गया? आपका स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हो गया। इसमें ड्यू टू डबल बॉन्ड की रिस्ट्रिक्ट रोटेशन हो गई। आपका ई जेड सिस ट्रांस सिन और एंटी, ये सब आपके क्या होते हैं? जियोमेट्रिकल आइसोमर्स। ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं? ऑप्टिकल आइसोमर्स इज ड्यू टू द कायरल सेंटर। जब एक कार्बन है, अगर वो 4 डिफरेंट ग्रुप्स के साथ अटैच है तो उसको बोलेंगे हम कायरल, कि उसमें एक कायरल सेंटर है, ठीक है। इसमें आपके आर एस डी एल ये सब कॉन्फ़िगरेशन आती है, ठीक है। आपके एनेंशियोमर्स, डायस्टियोमर्स, ये सब इसी में आएंगे, ऑप्टिकल आइसोमर्स। ओके, और फिर आपका कॉन्फ़िगरेशन हो गई ये, ठीक है। इसमें क्या है? आपके डिफरेंट ग्रुप्स और एटम्स है। कन्फर्मेशन क्या हो गई? कन्फर्मेशन हो गई आपकी जब ड्यू टू फ्री रोटेशन। ये आपका क्या है? ये कब आपका जनरेट होता है? जब हम कार्बन कार्बन के बीच में जब सिंगल बॉन्ड बनता है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बनता है, तो ये क्या है? आपका ड्यू टू फ्री रोटेशन है। और इसमें आपके इलिप्स और स्टैगर्ड कॉन्फ़िगरेशन आते हैं। ओके, अभी हम इसको इसमें ब्यूटेन के हम आप स्टैगर और इलिप्स कॉन्फ़िगरेशन करते थे, उसमें ब्यूटेन के जो बेसिकली आएंगे, ब्यूटेन और हेक्सेन का हम ये करेंगे, इलिप्स और स्टैगर कॉन्फ़िगरेशन। ओके, फिर आपका क्या है? ये चैप्टर 6 आपका स्टार्ट होता है, ठीक है। ये आपका बेसिक, आपको एक नॉलेज पूरे के पूरे चैप्टर में यही है। आपको बस आपको स्टीरियो आइसोमर्स के 2 पार्ट हैं, कॉन्फ़िगरेशनल एंड कन्फर्मेशन, ठीक है। इसमें आपके फर्दर फिर स्टीरियो जियोमेट्रिकल आइसोमर्स, ऑप्टिकल आइसोमर्स, फिर कन्फर्मेशन में आपके क्या है? एलिप्स और स्टैगर्ड और स्क्यू कॉन्फ़िगरेशन। ओके, चैप्टर्स इसमें हम एक बार दोबारा देख लेते हैं। स्टीरियो आइसोमर्स, स्टीरियो मींस स्पेस, ठीक है। Compound having a same molecular formula but different property are known as stereoisomers. Okay, isomers. Okay, isomers फिर further two parts में divide हो गया, structural isomers और stereoisomers. Structural isomers किसकी वजह से है? उसका जो molecule का structure में difference है, यानी कार्बन कार्बन बॉन्ड के बीच में difference है, ठीक है। उनका पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, बॉन्ड का ब्रेक हो रहा है, ठीक है। स्ट्रक्चरल आइसोमर में बॉन्ड का ब्रेक है, लेकिन स्टीरियो आइसोमर्स में ऐसा नहीं है, बॉन्ड ब्रेक नहीं है। स्टीरियो आइसोमर्स में क्या है? आपका जो मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट है वो डिफर इन 3D अरेंजमेंट। मॉलिक्यूल एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आपका पूरा का पूरा सेम है, सारे फंक्शनल ग्रुप वही है, लेकिन स्टिल वो एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, उनके डिफरेंट डिफरेंट केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी है। वो क्यों है? क्योंकि वो डिफर करते हैं उनके 3D अरेंजमेंट पे। ओके, 3D अरेंजमेंट के ऊपर। स्टीरियो आइसोमर्स क्या है आपके, ठीक है। तो स्टीरियो आइसोमर्स फिर आपके फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड है। बेसिकली स्टीरियो आइसोमर्स को हम स्पेशल अरेंजमेंट डिफर होगा तभी जाके स्टीरियो आइसोमर्स कहलाएंगे, ठीक है। अब कॉन्फ़िगरेशन में आपको वही आपको बताया था, ज्योमेट्रिकल है और ऑप्टिकल है, लेकिन कन्फर्मेशन डिफरेंट है ड्यू टू फ्री रोटेशन। इसमें सिर्फ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है और उसमें फ्री रोटेशन पॉसिबल है, तो ये आपके कॉन्फ़िगरेशन आइसोमर्स कराएंगे, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन के आपके क्या है? आपको दोबारा वही बताया, पर्टिकुलरली अरेंजमेंट ऑफ द मैटर इन अ स्पेस विच characteristic as a particular isomers, ठीक है। confirmation is possible due to single bond rotation, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। डबल बॉन्ड जब आ जाएगा तो उसमें मूवमेंट नहीं होगी, ठीक है। बट इसका मतलब ये नहीं कि सारे के सारे डबल बॉन्ड वाले ही होते हैं कॉन्फ़िगरेशन। ये डबल बॉन्ड वाले हैं ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल वाले सिंगल है, लेकिन सिंगल बॉन्ड में भी क्या है? आपका जो वो कार्बन है वो 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच है, जो कार्बन की कोऑर्डिनेशन है वो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स हैं उसके पास, इसलिए वो एक कायरल सेंटर है, ठीक है। इसके 2 टाइप हैं, एक डबल बॉन्ड वाला कार्बन जिसमें आपके ई जेड और सिस ट्रांस आएंगे, और ऑप्टिकल में आपका क्या है? वो कार्बन डिफरेंट किसके ग्रुप्स के साथ है। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें डिफरेंट ग्रुप्स नहीं होने चाहिए, कार्बन और कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा। इसमें जब हम करेंगे आगे हम बताएंगे, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की रोटेशन पॉसिबल होगी बस, उसकी वजह से ये आइसोमर्स कहलाता है। ओके, तो फिर हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या है? जैसे आपको पता है, ये आपका क्या होगा? सिस, ए और ए सेम साइड पे है और एच और एच आपके सेम साइड, सिस हो गया। ये आपका ट्रांस हो गया, ये ज्यादा आपका स्टेबल होता है, ठीक है। ये सिस और ट्रांस, ठीक है। अब ये है आपका ये तो हो गया सिंपल, ठीक है। अगर आपके सारे के सारे ग्रुप डिफर हो, मान लो आपके ये तो सिमिलर ग्रुप्स हैं इसलिए हमने कंपेयर कर लिया, अगर आपके सारे के सारे ग्रुप डिफर हो तब आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? जैसे
यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे। अब कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे? आप ये देखोगे कि इस साइड डबल बॉन्ड के राइट हैंड साइड पे उनकी नेमिंग दे दोगे, इधर वो आपको नेमिंग दे दोगे। अगर आप इधर आप जो नेमिंग दे रहे हो, यहाँ तो आपको जो नेमिंग दोगे सेम होगी, दोनों में हाइड्रोजन हाइड्रोजन लगा हुआ है। यहाँ पे देखो आप, आइडेंटिकल ग्रुप्स शुड नॉट बी प्रेजेंट ऑन अ सेम कार्बन एटम। ठीक है, यहाँ पे अगर आइडेंटिकल ग्रुप्स अगर सेम कार्बन के ऊपर अटैच हैं तो इसको हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं बोल सकते। ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की कंडीशन क्या है कि आपका जो डबल बॉन्ड है वो आपके सेम एक साइड पे, जैसे राइट हैंड साइड पे जो ये वाला कार्बन है, इस कार्बन पे सेम ग्रुप्स अटैच नहीं होना चाहिए। मैम हाँ बोलो मैम, वो एक्चुअली एंट्री दे दो स्टूडेंट्स को। आपको पता है ना रिकॉर्डिंग चल रही है? ओके, ज्योमेट्रिकल आइसोमर जो है आपके, उसमें आपका क्या है, आपका सेम ग्रुप नहीं होने चाहिए एक ही साइड पे। जैसे राइट हैंड साइड पे अगर कार्बन है, इस कार्बन के ऊपर सेम ग्रुप नहीं होना चाहिए, ये ए है ये बी है। ठीक है, ऐसी ये आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं कहलाएगा, सेम ग्रुप नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये इसमें डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, बट ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं है, इसको हम सिस ट्रांस नहीं बोल सकते। ठीक है, टू कंडीशन होनी चाहिए आपकी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के लिए। देयर शुड बी रिस्ट्रिक्शन रोटेशन, रोटेशन आपकी रिस्ट्रिक्ट होनी चाहिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के लिए। एंड ईच ऑफ द टू कार्बन एटम अंडर कंडीशन शुड हैव अ टू डिफरेंट ग्रुप्स। जो कार्बन एटम है उसके पास जो अटैच ग्रुप्स हैं वो डिफरेंट होने चाहिए। ये दो कंडीशन है आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की। ठीक है, नॉमेनक्लेचर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। अब देखो, इसको आपने देखा कि ये दोनों सेम साइड पे हैं। ठीक है, ये दोनों जो हैं आपकी सेम प्रियोरिटी वाले हैं। ठीक है, इसको आप सिस बोलोगे। यहाँ पे क्या होगा आपका, आप इसको ना नंबरिंग भी दे सकते हो। जैसे इधर देखो, यहाँ पे अगर ग्रुप्स को देखा जाए तो यहाँ पे जो कार्बन, अब इनको कंपेयर करना अगर मुश्किल हो रहा है तो हम इनको नंबरिंग दे देंगे। इस कार्बन में आपको पता है जिसका एटॉमिक जो कार्बन एटॉमिक जो नंबर है या एटॉमिक मास है उसका जिसका ज्यादा है, उसको आप क्या बोलोगे, नंबर 1, और दूसरा क्या हो जाएगा, नंबर 2। तो इसको नंबरिंग देनी है। जैसे क्लोरीन है, इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 17 है। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ बोलो। वीडियो ऑफ है मैम, आपका दिख नहीं रहा है कुछ। आपको ये नहीं दिख रहा है? नहीं मैम। यस मैम, आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही। इतनी देर से क्या कर रहे थे फिर? अब दिख रहा है मैम। इतनी देर से क्या कर रहे थे? मेरा सारा लेक्चर मैम समझ तो आ रहा था बिना स्क्रीन के भी। बॉबी स्मार्ट ज्यादा है। अब देखो, मैं एक बार रिवाइज कर देती हूँ दोबारा से। ठीक है, आप लोगों ने ठीक है मैम। 1 किया है, चैप्टर 1 का वीडियो देख लिया है आपने? उसमें कुछ डाउट्स हैं? डाउट्स हैं उसमें कुछ? और ये सारे बच्चे ऑनलाइन क्यों नहीं है? 60 के आसपास हैं। आपको पता है रिकॉर्डिंग चल रही है? ये पता है आपको रिकॉर्डिंग चल रही है? ये कौन कर रहा है? ये वीसी सर को जाएगी, मैंने रिकॉर्ड करा हुआ है, और वीसी सर को जाएगी जो ये बच्चा हरकत कर रहा है। ठीक है, आपकी पूरी क्लास में बैंड लग जाएगा। ठीक है, साथ में सबके सब एक साथ रिस्ट्रिक्ट हो जाओगे। ठीक है, एग्जाम देने से अगर ये हरकत करी दोबारा तो मैंने ये लिंक जो है उसको डायरेक्टली जो है वो यूट्यूब में डालना है और वीसी सर को सेंड कर देना है। ठीक है, हमें स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन मिली है, अगर कोई भी ऐसा कुछ करता है, बीटेक के स्टूडेंट स्पेशली, तो उनके साथ ऐसे ही बिहेव होगा।
पूरा का पूरा बैच, ये मत सोचो कि ऐसे पता नहीं चलेगा, पूरा का पूरा बैच जाएगा, एग्जाम नहीं दे पाओगे आप। आइसोमर्स जो हैं आपके 2 टाइप्स के होते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स और स्टीरियो आइसोमर्स। ओके, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आप 12th में कर चुके हो और आपको बेसिकली स्टीरियो आइसोमर्स करना है। स्टीरियो आइसोमर्स के फर्दर 2 टाइप हैं, कॉन्फ़िगरेशन एंड कन्फर्मेशन। ओके, कॉन्फ़िगरेशन में आपका क्या है, कॉन्फ़िगरेशन में आपके कॉन्फ़िगरेशन आपके 2 टाइप के हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स एंड ऑप्टिकल आइसोमर्स। ओके, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में आप क्या करते हैं, डबल बॉन्ड की जो है रिस्ट्रिक्शन वो क्या है, आपको रोटेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ई और जेड, सिस और ट्रांस, इसमें ये वाले आपके आइसोमर्स होते हैं। ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या है, ड्यू टू कायरल सेंटर, जिसमें आपका एक जो कार्बन है वो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स के साथ अटैच होना चाहिए। अब कोई एंट्री नहीं मिलेगी, आपको पहले इन्फॉर्म कर दिया गया था। ठीक है, कोई एंट्री नहीं मिलने वाली, आप बच्चों को बोल दो कोई एंट्री नहीं मिलने वाली। कॉन्फ़िगरेशन एंड कन्फर्मेशन, ठीक है, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। ओके, एंड कॉन्फ़िगरेशन में आपके ड्यू टू फ्री रोटेशन, कार्बन कार्बन सिंगल रोटेशन अगर पॉसिबल है तो आपका स्टैगर्ड जो है एलिप्स और ये सब कॉन्फ़िगरेशन होती है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर जो है आपके वो बेसिकली 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, आपके सिस और ट्रांस, जिसमें सेम ग्रुप में हो सिस और ट्रांस। ओके, बेसिकली इनकी 2 की कंडीशन क्या है, जैसे ये वाला जो अगर है, अगर सेम कार्बन के ऊपर सेम ही टाइप के ग्रुप्स हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो इसको हम आप कॉन्फ़िगरेशन या ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं बोल सकते। ठीक है, यहाँ पे आपके डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स अटैच है। ठीक है, इसको तो बोल सकते हो, लेकिन दोनों कार्बन के पास डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप अटैच होने चाहिए। तो बोल रहे हैं देयर शुड बी 2 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के लिए। देयर शुड बी रिस्ट्रिक्शन रोटेशन, रिस्ट्रिक्ट रोटेशन होनी चाहिए, एंड ईच ऑफ 2 कार्बन एटम अंडर कंडीशन शुड हैव 2 डिफरेंट ग्रुप्स। ठीक है, एक तो रोटेशन रिस्ट्रिक्ट कब होगी, जब डबल बॉन्ड होगा, और जो कार्बन एक कार्बन एटम के ऊपर दोनों एक साइड के जो कार्बन है, लेफ्ट हैंड साइड के कार्बन के ऊपर आपके डिफरेंट ग्रुप अटैच होंगे, इधर राइट हैंड साइड के कार्बन के ऊपर डिफरेंट ग्रुप्स अटैच, तभी आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमर शुरू होंगे। ठीक है, नॉमेनक्लेचर आपके सिस और ट्रांस है, इसमें क्या होगा, आपको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। ठीक है, इसमें कार्बन है आपका, इसमें कार्बन के इस कार्बन के ऊपर आपका क्लोरीन है और इधर आपका पास कार्बन है, इस कार्बन है, कार्बन के साथ हाइड्रोजन है। ठीक है, अटैच है, 3 हाइड्रोजन अटैच है, लेकिन हम फर्स्ट वाले को देखेंगे। इधर आपका क्लोरीन है, इसका एटॉमिक मास जो है क्लोरीन का ज्यादा है एज कम्पेयर टू कार्बन। कार्बन का 6 एटॉमिक नंबर है और मास है 12, और इसका आपका 19 आई थिंक 35 होता है आपका, और 17 होता है। ठीक है, 17 एटॉमिक नंबर है, 35 इसका एटॉमिक मास है। तो इसको नंबर 1 देंगे, इसको 2 देंगे। इधर भी आपका सेम क्लोरीन और कार्बन, नंबर 1 नंबर 2, तो नंबर 1 वाले अगर सेम साइड पे हैं तो आपका सिस होगा, नंबर 2 वाले भी सेम साइड पे तो ये सिस होगा। ठीक है, आपकी सेम जो प्रायोरिटी ऑर्डर वाला अगर सेम साइड पे है तो सिस, यहाँ पे सेम प्रायोरिटी ऑर्डर, यहाँ पे फर्स्ट नंबर 1 ये हो गया, यहाँ पे नंबर 2 ये हो गया। अपोजिट साइड पे अगर आपका प्रायोरिटी है तो आपका क्या होगा, वो ट्रांस हो जाएगा। ठीक है, अगर आप सपोज करो आपके कॉमन ग्रुप्स नहीं है, ठीक है, ये वाला एग्जांपल लो, इस वाले कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है, एक आपका पास इथाइल ग्रुप है। ठीक है, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे ब्रोमीन है। ठीक है, तो अगर एक साइड पे ये ऐसा है तो आप क्या करोगे,
यहाँ पे इसको सिंपल मैंने आपको बताया प्रायोरिटी दोगे, अगर आपको सेम ग्रुप नहीं है तो आपको प्रायोरिटी ऑर्डर देना पड़ेगा, प्रायोरिटी रखोगे तो ज्यादा सही रहेगा, ठीक है, प्रायोरिटी ऑर्डर रखोगे तो यहाँ पे इसको 1 हो गया, ये 2 हो गया, यहाँ पे ये इन दोनों में कौन हैवियर मास कौन सा है, ब्रोमीन का, इसको फर्स्ट इसको 2, आपको देखना फर्स्ट क्या है आपका सेम साइड पे, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे ये सिस ट्रांस ना बोल के यहाँ पे इनको ई जेड से बोलते हैं, यहाँ पे जेड हो जाएगा, यहाँ पे क्या है आपका प्रायोरिटी ऑर्डर क्या है आपके अपोजिट साइड पे है, तो ये आपका ई हो जाएगा, ई और जेड आपका क्या होगा ऐसे में जब आपके सेम ग्रुप्स नहीं है अटैच, ठीक है, आपको एक नॉर्मल आपको प्रायोरिटी ऑर्डर देना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू देयर मास, ठीक है, एक सिन और एसिन और एंटी होता है आपका, ठीक है, सिन आपका क्या है आपको इसको देखना है, इसके रिस्पेक्ट में देखना है, लोन पेयर के रिस्पेक्ट में आपका प्रायोरिटी ऑर्डर देखना है आपको, लोन पेयर को आपका इसको लीस्ट प्रायोरिटी देंगे, इसको हाई प्रायोरिटी देंगे, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो, सिन मतलब आपका सेम साइड पे होनी चाहिए प्रायोरिटी और एंटी आपका अपोजिट साइड पे होनी चाहिए, ठीक है, जैसे अगर हम इसको देखें, ये आपका ट्रांस हो गया, यहाँ पे लोन पेयर आपके लीस्ट प्रायोरिटी वाले हैं और ये आपके हाई प्रायोरिटी, यहाँ पर इस नाइट्रोजन पे देखें तो लोन पेयर है और आपका एक फिनाइल ग्रुप है, ठीक है, तो फिनाइल ग्रुप 1 हो जाएगा, लोन पेयर सेकंड हो जाएगा, यहाँ पे भी लोन पेयर आपका सेकंड हो गया और फिनाइल ग्रुप फर्स्ट हो गया, तो ये दोनों अपोजिट साइड पे हैं इसलिए ये ट्रांस हो गया, ओके। अब आते हैं हम ऑप्टिकल आइसोमर्स पे, ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या है आपका, existence of 2 or more isomers of a molecule that differ in this optical activity। अब ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या हैं आपके, मैंने आपको बताया था ऑप्टिकल आइसोमर्स जो होते हैं आपके वो सिस और ट्रांस, ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमर्स में क्या होगा आपको देखो पहले पता करना पड़ेगा ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है, ऑप्टिकल क्या, ऑप्टिकल लाइट होता है, ठीक है, लाइट की एक्टिविटी और उससे जो बनता है उससे आइसोमर्स, ठीक है, ऑप्टिकल एक्टिविटी अगर आप देखो तो आपको पता है जो कोई भी लाइट होती है वो आपके ट्रैवल करती है, हर डायरेक्शन में आपके ट्रैवल करती है, ठीक है, ये जो लाइट है वो हर डायरेक्शन में आपके ऐसे वेव बना रही है, ठीक है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ठीक है, ये मल्टीपल उसमें वेव करती हुई आ रही है, ठीक है, एक्स एक्सिस में भी करेगी, वाई एक्सिस में भी मूव कर रही है, जेड एक्सिस में मूव कर रही है, तो ये इसकी हर डायरेक्शन में ये मूव कर रही है, लेकिन इस वेव को अगर हम एक निकोल प्रिज्म से पास कराएं तो ये हो जाएगी एक प्लेन पोलराइज लाइट, यानी कि लाइट को आपने पोलराइज कर दिया है, ठीक है, आप एक सिंगल लाइट ही अब वाइब्रेट करेगी, यानी एक डायरेक्शन की लाइट ही यहाँ से पास हो पाएगी, ठीक है, सारी की सारी डायरेक्शन क्या हो गई, ये इस वाली डायरेक्शन और इस वाली डायरेक्शन कैंसिल आउट हो गई, इससे पास होने पर सिंपल एक आपकी एक प्लेन पोलराइज लाइट बोलेंगे, एक ही प्लेन में पोलराइज कर रही है, यहाँ पे ये डिफरेंट प्लेन्स में पोलराइज कर रही थी, यहाँ पे क्या हो गया प्लेन पोलराइज लाइट हो गई, यानी एक सिंगल प्लेन में जो है रेस क्या है आपके पोलराइज कर रहे हैं, ठीक है, प्लेन पोलराइज लाइट, इसको क्या बोलोगे आप, प्लेन पोलराइज लाइट। अब ये जो लाइट है आपकी प्लेन पोलराइज लाइट, अब इसको क्या कराना है, इसको आपने जो सैंपल है जिसको आपने आइडेंटिफाई करना है कि वो पर्टिकुलर जो सब्सटेंस है वो ऑप्टिकल एक्टिव है या नहीं, तो उसको क्या करोगे किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करोगे, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको सॉल्वेंट में डिसॉल्व करोगे और एक ट्यूब है, ठीक है, एक पोलैरोमेट्री की एक ट्यूब होती है, ठीक है, वो उसकी एक लेंथ होती है स्पेसिफिक, ठीक है, ऐसे ऐसे डायरेक्शन में रहती है, उसके अंदर ही सोल्यूशन फिल कर देंगे और उस ट्यूब को हम ऐसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यहाँ पे पुट कर देंगे, ये जो आपका पूरा का पूरा एक तरह से बोलते हैं कि ये पोलैरोमीटर होता है, पोलैरोमीटर होता है जिसमें आपको प्लेन पोलराइज लाइट को स्टडी करते हो कि कोई सब्सटेंस लीवो रोटेटरी है कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ये टर्म यहीं से आई है, ठीक है, पोलैरोमीटर जो ट्यूब है आपकी, इसमें यहाँ पे आपने अपना ऑर्गेनिक सब्सटेंस जिसकी आपको चेक करनी है, पोलैरो ऑप्टिकली एक्टिविटी आपने जिसकी चेक करनी है उसको इसमें फिल कर देंगे, ठीक है, अब प्लेन पोलराइज लाइट आएगी यहाँ से पास होगी, ठीक है, अब यहाँ पे ये एनालाइजर है, एनालाइजर क्या है आपका, वो चेक करेगा कि ये जो प्लेन पोलराइज लाइट है इसका डेविएशन होगा, ठीक है, अगर आप इसको थोड़ा सा जूम कर रहे हैं इसका डेविएशन होगा, ठीक है, ये थोड़ा आपका एक्स एक्स ये एंगल ए बना रही है, ठीक है, ये राइट हैंड साइड पे और लेफ्ट हैंड साइड पे दोनों में आपका मूव कर सकती है, ठीक है, अगर राइट हैंड साइड पे इधर मूव कर रही है अल्फा, उधर मूव कर रही है तो बीटा, ठीक है, तो दोनों साइड पे आपका जो प्लेन पोलराइज लाइट है ये इधर भी मूव कर सकती है और उधर इस डायरेक्शन में मूव कर सकती है, दोनों साइड में मूव कर सकती है, ओके, तो ये क्या है आपका एनालाइजर, ठीक है, जो एनालाइज कर रहा है कि ये जो सब्सटेंस है ये राइट हैंड साइड प्लेन पोलराइज लाइट को
राइट हैंड साइड मूव कर रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड मूव करा रहा है। ठीक है, ये जो लाइट वैसे तो ये सिर्फ एक प्लेन में थी, लेकिन जैसे ही इससे पास होगी, सब्सटेंस के बीच में से पास जाएगी, वो इस लाइट को क्या मूव करा देगा, रोटेट करा देगा लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड। ये हमें नहीं पता, मॉलिक्यूल को देख के हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। ये आप इंस्ट्रूमेंट में डालोगे, फिल करोगे उसको, तभी इसको आइडेंटिफाई करेगा ये लीवो रोटेटरी है कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ठीक है, तो ये ऑप्टिकल एक्टिविटी भी आती है, और उसकी जो रोटेशन है ये किसके ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ रोटेशन, ये एंगल कितना आना चाहिए, ठीक है, अल्फा कितना आना चाहिए, किसके ऊपर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सब्सटेंस। इसमें हम कौन सा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल सब्सटेंस, उसके ग्रुप्स क्या हैं, उसके कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सब्सटेंस के ऊपर, कौन सा हम ऑर्गेनिक कंपाउंड ले रहे हैं जो इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करेगा। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन, इसमें कंसंट्रेशन कितनी है, यहाँ पे 1 मिलीमोल वाला सब्सटेंस, मतलब हमने जो पूरी की पूरी कंसंट्रेशन है 1 मिलीमोल की है ऑर्गेनिक कंपाउंड, 2 मिलीमोल है, 10 मिलीमोल है, कितना है, तो ये कंसंट्रेशन की, जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन होगी उतनी ज्यादा रोटेशन होगी। ठीक है, लेंथ ऑफ ए सैंपल ट्यूब, इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, ऑब्वियसली जितनी देर जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट होगी, जितनी देर इसमें से रहेगी, उसके एंगल, रोटेट होने के एंगल के ऊपर उसका टेंडेंसी डिपेंड करेगी। ठीक है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, अब वो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है हमने किस सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया, ये भी इसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब है टेम्परेचर ऑफ सॉल्वेंट, सोल्यूशन का मतलब पूरे रूम का टेम्परेचर, इस पोलैरोमीटर का हम जो जहां रख रहे हैं उसका टेम्परेचर कितना है, वेवलेंथ, कौन सी लाइट हम पास करा रहे हैं, यहाँ से इनिशियल जो लाइट है वो आपकी कौन सी लाइट है, कौन सी लाइट हम पास करा रहे हैं। ठीक है, तो इन सब के ऊपर डिपेंड करता है आपका ऑप्टिकल एक्टिविटी। ठीक है, आपका जो रोटेट होने का जो मैग्नीट्यूड है इन सब के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसको हम बोल सकते हैं कि ऑप्टिकल एक्टिविटी हम इस तरह से, जो डी और एल आता था ना वो इसी वजह से आता था। ठीक है, वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ऑप्टिकल एक्टिविटी जो है आपका, ऑप्टिकल आइसोमर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ 2 और मोर आइसोमर्स ऑफ ए मॉलिक्यूल दैट डिफर इन देयर ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल आइसोमर्स किसको बोलेंगे हम, ऑप्टिकल आइसोमर्स के सब पार्ट है आर एन एस। ओके, ऑप्टिकल आइसोमर्स अगर बोलें तो हम बोलेंगे कि आपका जो एग्जिस्टेंस ऑफ 2 एंड मोर आइसोमर्स ऑफ ए मॉलिक्यूल दैट डिफर इन देयर ऑप्टिकल एक्टिविटी। ठीक है, वो किसके ऊपर डिफर कर रहे हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी के ऊपर। ठीक है, कि वो डी साइड रोटेट कर रहे हैं कि एल साइड रोटेट कर रहे हैं। ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ ए मॉलिक्यूल टू रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट एंड दैट मॉलिक्यूल सेड टू बी ऑप्टिकली एक्टिव। अगर कोई भी मॉलिक्यूल प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर देगा, ठीक है, अगर कोई भी मॉलिक्यूल, अगर ये यहाँ पे क्या अनपोलराइज थी, ठीक है, यहाँ पे जो ये जो वेव थी, कोई भी हम लाइट पास करा रहे हैं, ये आपकी अनपोलराइज है। जैसे ही आपके निकल प्रिज्म से पास हुई तो आपका प्लेन पोलराइज लाइट हो गई, यानी एक ही प्लेन में पास कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर कोई भी मॉलिक्यूल इस प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर देगा तो वो मॉलिक्यूल क्या कराएगा, ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, व्हाट इज प्लेन पोलराइज लाइट, ठीक है, ऑर्डिनरी लाइट कंसिस्ट ऑफ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, दोनों में ऑसिलेट करती रहती है, और वेव वाइब्रेट इन ऑल डायरेक्शंस परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ द बीम ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये आपका क्या है, प्लेन पोलराइज लाइट क्या है आपकी, ओनली इन सिंगल प्लेन इज नोन एज प्लेन लाइट। जो अगर आप सिंगल प्लेन में अगर रोटेट कर रही है तो हम उसको क्या बोलेंगे, प्लेन पोलराइज लाइट बोलेंगे। ठीक है, आपका निकल प्रिज्म को हम क्या बोल सकते हैं, पोलराइजर। ठीक है, वो क्या है आपका, एक ब्लॉक कर देता है सारे के सारे डायरेक्शन में लाइट को, लाइट की और सारी जो मूवमेंट है उसको ब्लॉक कर देगा, सिर्फ एक ही पास होने देगा। ठीक है, वो होगी, ठीक है, ये आपका क्या है, आगे पोलराइजर, जो प्लेन लाइट को क्या कर रहा है, पोलराइज कर देता है, एक ही प्लेन में पोलराइज कर देता है। ठीक है, तो ये आपका पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है, ये आपके पोलैरोमीटर का जो है स्ट्रक्चर है आपका। ठीक है, फिर ये आपका हो गया स्पेसिफिक रोटेशन, जो है आपकी स्पेसिफिक रोटेशन का फॉर्मूला है, इससे बहुत मतलब रेयरली क्वेश्चन आता है। वैसे स्पेसिफिक रोटेशन जो है अल्फा है, स्पेसिफिक रोटेशन। डी यहाँ पे क्या है, डी लाइट ऑफ सोडियम, सोडियम की लाइट है। यहाँ पे एल क्या है, उसकी वेवलेंथ, ये जो दे रखी है 589.3 नैनोमीटर, और यहाँ पे टी क्या है आपका टेम्परेचर। ठीक है, अब आपका ये क्या है, ऑब्जर्व, ये जो हमें उससे मिलेगा ग्राफ्स, उससे ऑब्टेन होगा, जो हमें इंस्ट्रूमेंट से ऑब्टेन होगा, जो हमें ऑब्जर्व हुआ है। एल क्या है, कितनी ट्यूब की लेंथ है, और सी क्या है आपका कंसंट्रेशन। इसको आप किस में निकालोगे, इसकी यूनिट्स भी लिखी हुई है। डी आपके डी
जो आपकी लेंथ है वो डेसीमीटर में होनी चाहिए और जो आपका कंसंट्रेशन है वो ग्राम पर ml में होनी चाहिए, ठीक है। ओके अब क्या है व्हाई द कंपाउंड शो ऑप्टिकल एक्टिविटी। अब क्या है इसमें, आप ग्रीक वर्ड से लिया है हैंड से, ठीक है। अगर आप हैंड्स की मिरर इमेज देखोगे तो वो आपको इस डायरेक्शन इस तरह से दिखेगी, ठीक है। यहीं से ये जो है आपका जो कायरलिटी है वो यहाँ से इंट्रोड्यूस हुआ है। कायरल मीन्स क्या होता है, हैंड, ठीक है, ठीक है। कायरल मीन्स है, और हैंड की कभी भी मिरर इमेज जो है वो सुपर इम्पोज नहीं हो सकती। ये आपका हैंड है, इसकी मिरर इमेज जो होगी वो ये होगी। अगर हम इसको ऊपर उठा के इस पे रख दें तो ये कभी सुपर इम्पोज नहीं हो पाएगी। जैसे इस हैंड को उठा के हम इस पे रखेंगे तो ये जो आपका जो थंब है वो आपका इस साइड पे आएगा और ये इस साइड पे आएगा। तो अपने अगर हैंड को भी अगर आप देखो, आपके जो हैंड अगर दोनों को सामने रखोगे तो वो एक दूसरे की मिरर इमेजेस है, लेकिन आप उठा के अगर एक दूसरे के ऊपर रखोगे तो वो एक दूसरे से मैच नहीं करेंगे, सुपर इम्पोज नहीं हो रहे हैं। कभी भी अपने हैंड को आप सुपर इम्पोज नहीं करा सकते, ठीक है। ऐसे हाथ नहीं, नमस्ते नहीं करना है, ठीक है, सामने रखने हैं, ठीक है। आप हैंड को सामने रख के आप सुपर इम्पोज नहीं करा सकते, ठीक है। तो ये हैंड से आपका आया है कंसेप्ट कायरलिटी, ठीक है। सुपर इम्पोज नहीं होने को हम क्या बोलते हैं, कायरलिटी। ओके अब हम इस वाले नोट्स में आ जाते हैं आपके चैप्टर 6 में, ठीक है। चैप्टर 6 आपका वही स्टीरियो आइसोमर से स्टार्ट किया। उसने बोला 2 टाइप के होते हैं आपके, कॉन्फ़िगरेशन एंड कन्फर्मेशन, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन में आपका क्या है, आपके स्टार्टिंग क्या है, कॉन्फ़िगरेशन में आपका ऑप्टिकल आइसोमर्स हो गया। ऑप्टिकल आइसोमर्स ये आपका डिफाइन कर दिया, आपका जो लाइट है ये ऑर्डिनरी लाइट है, जैसे इससे पास हुई प्रिज्म से प्लेन पोलराइज लाइट हो गई, ठीक है, एक ही प्लेन में वाइब्रेट कर रही है बस, ठीक है। और फिर ये एक प्लेन में वाइब्रेट कर रही है तो ये सैंपल ट्यूब से जाएगी और एनालाइजर इसको चेक करेगा, तो वो आइडेंटिफाई करेगा जो आपका प्लेन पोलराइज लाइट थी वो किस तरफ मूव हो गई है, एक रोटेट हो गई है। मतलब पहले सिंपल थी, अब रोटेट हो गई है, थोड़ा शिफ्ट हो गई है राइट हैंड साइड पे लेफ्ट हैंड साइड पे, ये मॉलिक्यूल के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ये सब आपका ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स बोलेंगे जो भी प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर देंगे, ठीक है। फिर स्पेसिफिक रोटेशन आ गई, ये आपका उसका फॉर्मूला आ गया, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं कि एक तो हमने कायरलिटी की बात करी है कि आपके कार्बन के ऊपर कायरल कार्बन उसको बोलेंगे, आपका जो कार्बन है वो आपका क्या होना चाहिए, सारे के सारे जो कार्बन है उसके डिफरेंट होने चाहिए, मतलब सारे के सारे जो ग्रुप्स हैं वो डिफरेंट होते हैं उस कार्बन के ऊपर, ठीक है। ये आपका कायरलिटी होगी। लेकिन ये कह रहे हैं कि सिर्फ, और उसमें क्या कोई भी आपको रोटेशन से, मतलब चाहे कुछ भी कर लो, आपकी सुपर इम्पोज होना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये कायरलिटी की डेफिनेशन होगी, कोई भी एक्सेस लगा लो, कोई भी रोटेशन लगा लो, कोई भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री लगा लो आप, ठीक है, चाहे एक्सेस में घुमा लो चाहे प्लेन को घुमा लो, लेकिन किसी भी कोई भी आप रोटेशन सिमेट्रिकल ऑपरेशन लगाओगे, लेकिन आपकी जो वो इमेज है वो सुपर इम्पोज नहीं हो पाएगी किसी भी वे से, ठीक है। तो हम उस कंपाउंड को क्या बोलेंगे, कंपाउंड कायरल है, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल, ये एक्सेप्शन है, जो एलीन है वो एक एक्सेप्शन हो गया, ठीक है। वैसे जो कायरलिटी है उसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, आपका ऑप्टिकल एक्टिव वो कार्बन है जो जिसमें एक कायरल सेंटर है, ठीक है। इफ अ मॉलिक्यूल हैज ओनली वन कायरल सेंटर इट ऑलवेज अ कायरल, ठीक है। अगर सिर्फ एक ही कायरल सेंटर है तो वो कायरल होगा ही होगा, पूरा का पूरा मॉलिक्यूल के अंदर भी अगर एक कार्बन जो है वो आपका कायरल है तो पूरा का पूरा मॉलिक्यूल जो हो जाएगा आपका कायरल हो जाएगा, ठीक है। बट हाउएवर मॉलिक्यूल which 2 and more chiral center may be chiral or achiral, ये आपको मॉलिक्यूल को देख के पता चलना है। अगर 2 chiral सेंटर है तब हम मॉलिक्यूल को देख के पता करेंगे कि ये कायरल होगा या नहीं होगा, लेकिन अगर सिर्फ एक कायरल सेंटर है तो वो ऑब्वियसली मतलब 100% कायरल होगा, पूरा का पूरा मॉलिक्यूल कायरल होगा। लेकिन अगर 2 कार्बन ऐसे हैं जो डिफरेंट ग्रुप से अटैच हैं तो तब हमें थोड़ा उसको मॉलिक्यूल को देखना पड़ेगा कि कोई सिमेट्री तो नहीं लग रही, कोई प्लेन से पास तो नहीं हो रहा, तो वो हमें देखना पड़ेगा। मीजोमर्स इसमें कंडीशन में आएंगे, ठीक है, वो अगर अभी हम आगे स्टडी करेंगे, ठीक है। तो अगर अब ये सेकंड कंडीशन देखो, ये सारे नोट्स हैं, मतलब आपकी जो कायरलिटी है उससे थोड़ा डिफर करते हैं। इन्होंने तो बोल दिया, ऑप्टिकल एक्टिविटी वालों ने बोल दिया कि आपका अगर एक कार्बन है वो डिफरेंट ग्रुप से अटैच है तो वो कायरल होगा, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि एक कायरल सेट मतलब 2-3 कायरल सेंटर प्रेजेंट हो मॉलिक्यूल में, ठीक
ठीक है, तो तब क्या होगा, तो वो तब उसके लिए श्योर नहीं है, उसके लिए 100% ये फॉर्मूला फॉलो नहीं होता। ठीक है, ये एक्सेप्शंस की बात कर रहे हैं हम। देयर आर सम एग्जांपल व्हिच डू नॉट हैव एनी कायरल सेंटर बट आर स्टिल कायरल। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि ऐसे भी एग्जांपल हैं, ये नोट में इन्होंने बताया, ऐसे भी एग्जांपल हैं जिसमें कोई कायरल सेंटर नहीं है। जैसे कि ये वाला कार्बन, ये कार्बन को देखो, एक ग्रुप, दो ग्रुप, और थर्ड और फोर्थ जो है दोनों के दोनों सिंपल एक दूसरे कार्बन के साथ अटैच है, यानी ये एक ही कार्बन के साथ अटैच है, चारों के साथ चारों डिफर नहीं कर रहे, तो ये फिर भी एक कायरल मॉलिक्यूल है। ठीक है, एलीन जो है आपके इसमें एक्सेप्शंस में आता है, और ये इसको एक स्पेशल अरेंजमेंट के टर्म में हम इसको कायरल सेंटर बोलते हैं। ठीक है, ये कंसीडर होता है, क्योंकि वैसे डेफिनेशन देखा जाए तो ये कार्बन इस कार्बन के साथ अटैच है और डबल बॉन्ड बना रहा है, यानी चारों के चारों इस कार्बन के चारों ग्रुप्स जो है डिफर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, तो ये इसको कायरल नहीं बोलना चाहिए, बट ये कायरल है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे है, ये वाला कार्बन तो नहीं, ये वाला जो कार्बन है ये भी आपका दो डिफरेंट है, बट ये जो ये वाले जो दोनों ग्रुप्स हैं ये आपका सेम एक ही कार्बन है। ठीक है, तो इसको हम कायरल वैसे कायरल नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर हम इस सब्सटेंस को, एलीन को, प्लेन पोलैरोमीटर में रख देंगे तो वो प्लेन पोलराइज लाइट को क्या कर देता है, मूव करा देता है। इसीलिए हमने इसको बोला कि यस ये कायरल है। बट ये क्यों है कायरल, वो इसलिए है, देखो आप अगर इसका दूसरा, हाँ ये वाला अगर फिगर देखोगे, इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, जो फर्स्ट टू कार्बन है, ये क्या है आपके, ये एक ही उसमें है, इसमें ये वाला जो ग्रुप है इसके साथ अटैच बना लिया। अब ये वाला कार्बन इस ग्रुप के साथ, थर्ड के साथ जो बनाएगा, ये ए और बी, और ये ए और बी एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। ये अबोव द प्लेन है, ये ए बी आपके अबोव द प्लेन है, ये बिलो द प्लेन है। ठीक है, यहाँ पे आपको समझ में आएगा, यहाँ पे इन्होंने अब इसको किससे, डैशेस लाइन से शो कर रखा है, यहाँ पे इसको डिफरेंट उससे, तो ये आपके या तो इसको बोल दो ये बिलो द प्लेन है और ये आपके अबोव द प्लेन। तो इस अरेंजमेंट में क्या हो रहा है, इनकी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आ पा रही किसी भी तरीके से, इसको एक दूसरे के ऊपर नहीं रख पा रहे। ठीक है, तो इसको एलीन को हम क्या बोल देते हैं कि ये कायरल सेंटर ना होने, कायरल सेंटर नहीं है पर स्टिल ये क्या है, कायरल है। ये प्लेन पोलराइज लाइट को क्या कर देता है, रोटेट कर देता है। ठीक है, अब एक डेफिनेशन और देख लो, यहाँ पे इसको अंडरलाइन अगर हम कर दें। ठीक है, ये कह रहे हैं कि अगर इसमें दो डबल बॉन्ड है, ठीक है, दो डबल बॉन्ड है तो ये कायरल होगा। लेकिन अगर यहाँ पे हम एक और अगर एक्सटेंड कर दें, यहाँ पे जो कार्बन है, ठीक है, ये हटा दें, इस ग्रुप को हटा दें, कि ये जो कार्बन है डबल बॉन्ड के थ्रू एक और कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, ये कार्बन इसको रिमूव कर दें अगर हम, ये कार्बन डबल बॉन्ड के थ्रू एक और कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है जिसके साथ ए और बी अटैच है। ठीक है, तब इसमें कितने नंबर ऑफ डबल बॉन्ड हो जाएंगे, 3 ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड हो जाएंगे। ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड हो गए तो ये क्या हो जाएगा, ए कायरल, अभी कायरल नहीं रहा। ठीक है, तो ये कंडीशन, इसको अगर हम देखें तो इसको हम हाईलाइट कर देते हैं। ठीक है, इस वाले को, ठीक है, द सेम इज ट्रू फॉर ऑल एलीन कंटेनिंग इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। ठीक है, अगर इवन नंबर है तो कायरल होगा। ठीक है, देयरफॉर दे आर ऑप्टिकली एक्टिव। इन कॉन्ट्रास्ट दोज कंटेनिंग ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, यानी अगर हम इसको, मैंने आपको बोला था ना, अगर हम इसको रिमूव कर दें, इन दोनों को रिमूव कर दें और यहाँ पे आप डबल बॉन्ड बना लो। ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड बना लो और यहाँ पे एक कार्बन आप अटैच कर दो और यहाँ पे आप दोबारा इसको ए और बी आप नोटेट कर दो। ठीक है, ये जो है ये इसको आप बोलोगे कायरल नहीं है, ये ए कायरल है ये। ठीक है, अगर आपके पास ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है, ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड यहाँ पे एक दो तीन नंबर, इसको रिमूव कर देना है आपने। ठीक है, क्योंकि कार्बन आपके 4 ही बना सकता है, तो ये आपके रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, ए और बी यहाँ से रिमूव हो जाएंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1 2 3 आपके ऑड नंबर और डबल बॉन्ड हो गए, तो दे डू नॉट एग्जिस्ट ऑप्टिकल आइसोमर्स, तो ये ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। लेकिन इवन नंबर और डबल बॉन्ड है तो वो क्या होगा, कायरल होगा। ओके।
नाउ ठीक है, अब ये क्या हो गया, ऑप्टिकल एक्टिविटी, ये एक्सेप्शन था इसलिए इसको अलग से स्टडी किया गया, ठीक है। अब क्या है, अब अगर हम इसको दोबारा से अब हम क्या करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है, फिशर प्रोजेक्शन। ओके, अब फिशर प्रोजेक्शन क्या है, मतलब जो फिशर साइंटिस्ट था इसने क्या किया, मॉलिक्यूल को आपको 2D रिप्रेजेंट, 3D मॉलिक्यूल का 2D रिप्रेजेंटेशन एक तरह से बोल सकते हैं, फिशर प्रोजेक्शन आपके 3D मॉलिक्यूल का, क्योंकि हम स्टीरियो की बात कर रहे हैं, स्टीरियो केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो ये 3D मॉलिक्यूल्स हैं, क्योंकि स्पेस में अरेंजमेंट डिफर कर रहे हैं, लेकिन 3D समझना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए फिशर ने क्या किया, इसको 2D में समझाया, ठीक है। 2D में इन्होंने कैसे समझाया, ये इसको बोल सकते हो आप फिशर प्रोजेक्शन, ओके। तो ये आपका क्या है, फिशर प्रोजेक्शन। इन्होंने क्या बोला है इसका, कि मॉलिक्यूल, अब इन्होंने इसने कुछ अपनी कंडीशंस रख दी, ठीक है, कि अपने रूल्स लगा दिए कि कैसे वो 3D मॉलिक्यूल, ये आपका 3D मॉलिक्यूल है, ठीक है, एक लैक्टिक एसिड को इसने उसमें कन्वर्ट किया फिशर प्रोजेक्शन, कि कैसे बताया उसने, कह रहे मॉलिक्यूल हैविंग ए कायरल सेंटर, अब ये कायरल सेंटर है, फिशर प्रोजेक्शन सिर्फ उसी पे फॉलो होगा जिसमें कायरल सेंटर होगा, ठीक है, कायरल सेंटर है, चारों के चारों ग्रुप डिफर है, हाइड्रोजन OH CH3 COOH, ठीक है, सारे के सारे ग्रुप डिफर कर रहे हैं, तो ये कायरल सेंटर हो गया। अब कह रहे हैं कायरल सेंटर such that the two of the groups attached to the carbon containing horizontal line, अब ये कह रहे हैं कि दो को हम horizontal lines से रिप्रेजेंट करेंगे, and the point towards the observer, जो ऑब्जर्वर की साइड पे है, ठीक है, ये जो है, ये दोनों जो पॉइंट्स हैं, ये आपके ऑब्जर्वर की साइड है, ये ऑब्जर्वर से अवे हैं, ठीक है, ये दूर हैं ऑब्जर्वर से, इनको हम हॉरिजॉन्टल, इसको हम वर्टिकल लाइन से और इनको हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब एक लाइन याद रख लो कि जो आपके हॉरिजॉन्टल लाइन से उनको रिप्रेजेंट करेंगे जो आपके टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर है, ठीक है। तो इसमें आपका जो दिख रहा है, आपका जो ये है डबल, जो आपका डार्क फ्रिंज वाला है, तो वो आपका क्या आएगा, राइट हैंड साइड पे, ठीक है, और ये हाइड्रोजन आपका आएगा लेफ्ट हैंड साइड, और ये आपका क्या हो जाएगा, ये एबो ये बिलो, इनका तो कुछ है नहीं, एबो बिलो तो ऐसे सब इसी से पता चल रहा है, बस इस लाइन को थोड़ा सा सीधा कर देना है, ठीक है, इस लाइन को थोड़ा सीधा कर दोगे ये आ जाएगा। तो ये दोनों क्या है, आपके ऑब्जर्वर से अवे हैं, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो क्या कर रही है, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, कि वो ऑब्जर्वर करके टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर है, while the other two vertical lines points away from the observer, ये दोनों के दोनों जो हैं ये ऑब्जर्वर से दूर हैं, यानी आप इसको ऐसे ले सकते हो कि ये दोनों के दोनों आप इनको देख सकते हो, आपके ज्यादा क्लोज हो गए इस तरह से, और ये आपके बहुत दूर हो गए, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है, और बाद में इनको हॉरिजॉन्टल लाइन से आप रिप्रेजेंट कर देते हो, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, ये आप इसका आपने ये फिशर प्रोजेक्शन, फिर इसकी कंडीशंस होगी, नोट करो कि अगर हम ये आपने बना लिया, इस मॉलिक्यूल को किस में कन्वर्ट कर दिया, जो आपका 3D मॉलिक्यूल का उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, 2D में, या बोल दोगे आप फिशर प्रोजेक्शन में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। फिशर प्रोजेक्शन कैन बी ट्यून थ्रू 180 डिग्री, ठीक है, इसको आप 180 डिग्री पे रोटेट कर सकते हो, इसको, इस पूरे के पूरे मॉलिक्यूल को अगर हम 180 डिग्री पे रोटेट करेंगे, ठीक है, 180 डिग्री पे रोटेट करेंगे तो ये भी मूव करेगा, ठीक है, इसको मूव करेंगे, इसको मूव करके आप यहाँ ले आए, और ये आपका इधर चल जाएगा और ये इधर चल जाएगा, बस इसमें ऐसे चेंज हो जाता है कि 180 को मूव करेंगे तो ये भी चेंज होंगे, जब ये दोनों चेंज होंगे तो ये भी चेंज होंगे, इसको चेंज करके करना नहीं भूलना, 180 मतलब दोनों एक दूसरे से एक्सचेंज हो जाएंगे, ये भी तो एक 180 डिग्री पे है और ये भी 180 डिग्री पे, तो दोनों एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेंगे पोजीशंस, ठीक है। तो 180 डिग्री पे ये अगर हम इसको 180 डिग्री पे करेंगे तो हमारा जो R और S का जो कॉन्फ़िगरेशन है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अभी हम इसको RSS निकालना नहीं बता रहे हैं, अभी हम बस आपको बता रहे हैं कि फिशर प्रोजेक्शन जो है आपका वो क्या है, फिशर प्रोजेक्शन, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया, अब बोल रहे हैं कि अगर जो कन्वर्जन है, अगर हम बाय चांस हमें कुछ देखने में प्रॉब्लम है या कुछ है तो हम इसको रोटेट कर लेंगे, ठीक है, हमें तो हम इस बोल रहे हैं अगर हम इस तरह से 180 डिग्री पे रोटेट करेंगे तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन में, यानी अगर ये पहले R था तो बाद में भी R रहेगा, कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। और ये बोल रहे हैं अगर इवन नंबर ऑफ एक्सचेंज ऑफ पेयर्स ऑफ एटम और ऑफ ग्रुप्स अटैच्ड टू द कायरल सेंटर कैन बी carried out without affecting the configuration, अगर हम इवन नंबर ऑफ एक्सचेंज कर लेंगे,
ठीक है, तो इनकी उसमें कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं आएगा। एक तो 180 डिग्री पे होगा, 180 डिग्री पे यानी ऐसे एक्सचेंज करना, ठीक है, और इवन नंबर ऑफ यानी अगर यहाँ से एक्सचेंज किया है तो यहाँ से भी करना पड़ेगा। अगर आपने यहाँ से नहीं करा तो एक एक्सचेंज होगा, सिर्फ ये इन दोनों को एक्सचेंज किया सिर्फ एक एक्सचेंज होगा, ये इसको काउंट, ये इसमें आपकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो अगर दोनों एक्सचेंज, आपको क्या करना है, इवन पेयर ऑफ एक्सचेंज करना है। ठीक है, दो एक्सचेंज हो रहे हैं या ये दोनों एक्सचेंज और ये दोनों एक्सचेंज हो रहे हैं, तभी जाके आपकी कॉन्फ़िगरेशन में कोई फर्क नहीं आएगा। तो ये दोनों जो है ओरिएंटेशन आप कर सकते हो, जिससे आपकी फ्यूचर प्रोजेक्शन में कोई कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये पॉसिबल है बस, उसके अलावा कोई भी जो है, अगर इन दोनों को आपस में एक्सचेंज कर दोगे तो ये आपकी आर और एस चेंज हो जाएंगी आपकी कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब ये कह रहे हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स इन सम स्पेसिफिक एग्जांपल हैविंग ए वन कायरल सेंटर। अब ये कह रहे हैं कि ये एग्जांपल दे रहे हैं, ये क्या है आपका लैक्टिक एसिड जिसमें एक कायरल सेंटर है, चारों के चारों ग्रुप्स क्या हैं, डिफर हैं। ये आपका मेलेडिक वो है, इसमें भी आपके चारों के चारों ग्रुप्स ये भी डिफर है, तो ये कह रहे हैं वो उसका एग्जांपल। अब इसके आइसोमर्स बताएंगे, हैविंग वन कायरल सेंटर, ये एक कायरल सेंटर हो गया। ठीक है, एक सब में एक ही है ना, इसके पास तो नहीं है कायरल सेंटर, यहाँ इसके पास भी नहीं है, क्योंकि ये कार्बन क्या है आपके 4 हाइड्रोजन से अटैच है, ये कार्बन किससे 2 ऑक्सीजन से अटैच है, तो ये कायरल नहीं है, सिर्फ एक ही कायरल सेंटर है, सेंटर वाला, ये वाला। ठीक है, अब ये कह रहे हैं जो आपका एक कायरल सेंटर है उसमें आपके टू टाइप के फर्दर एनांशियोमर्स पॉसिबल है। ठीक है, एनांशियोमर्स क्या है, this exists as a two optical active enantiomers form which are non-superimposable mirror images of each other are known as enantiomers। ठीक है, ये जो आपका लैक्टिक एसिड था, ये क्या है आपका, इसका अगर एनांशियोमर्स देखेंगे या फिशर प्रोजेक्शन से इसका एनांशियोमर्स देखेंगे, मिरर इमेजेस कर दी। ठीक है, मिरर इमेजेस बना दी, उसकी मिरर इमेज बनानी आपको आती है। ठीक है, ये ग्रुप इधर आएगा, ये इधर आ जाएगा, अपने हैंड्स को देख लो। ठीक है, दोनों एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं। ठीक है, अब इसको उठा के हम इधर रख दें। ठीक है, तो अगर हम इसको उठा के इधर रखेंगे, सिंपल ऐसे उठाना है, उसको वो नहीं करना, उसकी चेंज नहीं करनी ओरिएंटेशन, सिर्फ ऐसे ऊपर उठा के इधर रख देंगे, तो क्या होगा, राइट एंड लेफ्ट हैंड साइड पे आपका OH है, ये OH इधर आ जाएगा और हाइड्रोजन इधर आ जाएगा। ठीक है, तो कोई भी ओरिएंटेशन आप लगा लो, इसको मूव कर लो, कुछ कर लो, तो ये इसको सुपर इम्पोज नहीं कर पाएगी। ठीक है, कहीं ना कहीं आपका जो है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं मैच नहीं करेगी, तो इसको बोलते हैं नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। ठीक है, तो ये क्या है, एनांशियोमर्स हो गए, एक दूसरे के एनांशियोमर्स हो गए, और एनांशियोमर्स क्या है, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस ऑफ कायरल सेंटर। कायरल होना चाहिए, ये कंटेनिंग टू एक्टिवली एक्टिव कायरल होना चाहिए। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, रेशमिक फॉर्म क्या होती है, रेशमिक फॉर्म क्या होती है, रेशमी से आप बोल सकते हो ना, रेसिपी आप मिक्स करके कुछ बनाते हो। ठीक है, रेशमिक मतलब क्या होता है, इसमें आप मिक्सिंग है। ठीक है, मिक्सिंग से बोल सकते हो रेशमिक। ठीक है, दिस इज अ मिक्सचर ऑफ 50% D एंड 50% L, यानी ये जो है, ये जो मिरर इमेजेस एक दूसरे की हैं, तो एक जो आपका एक मॉलिक्यूल प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट हैंड साइड पे मूव करा रहा है, एक आपका मॉलिक्यूल प्लेन पोलराइज लाइट को राइट हैंड साइड पे मूव करा रहा है। ठीक है, तो ये जो D और L, इनको हम क्या बोल सकते हैं, स्मॉल d और स्मॉल l। ठीक है, स्मॉल लगाना है, इसमें स्मॉल का अपना सिग्निफिकेंस है, स्मॉल d और स्मॉल l, एक आप रोटेट करेगा लेफ्ट हैंड साइड पे, एक रोटेट उसमें। लेकिन ये और कह रहे हैं कि अगर रेशमिक फॉर्म क्या होगी, जब इसमें आप 50% D डाल दोगे, 50% L डालोगे, तब आपका क्या होगा, वो ऑप्टिकल एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। ठीक है, तो दिस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन। ठीक है, अगर हम ऐसा कोई मिक्सचर ट्यूब में भर दें, ठीक है, जो 50% D हो 50% L हो, उस ट्यूब के अंदर अगर हम 2 कंपाउंड डाल दें, ठीक है, जो जिसका हमें पता है एक D साइड पे रोटेट करता है प्लेन पोलराइज को, एक L साइड पे रोटेट करता है, तो वो क्या होगा, जो आपकी प्लेन पोलराइज लाइट थी वो थोड़ा सा मूव करेगी। ठीक है, जैसी मूव करेगी वो उसको वापस ले आएगा, क्योंकि इसको लेफ्ट हैंड साइड पे मूव कराता है। इस तरह से वो प्लेन पोलराइज, सिंपल एक प्लेन पोलराइज, मतलब वो रोटेट ही नहीं करेगी। ठीक है, रोटेट नहीं करेगी, तो हम इसको क्या बोलेंगे कि ये रेशमिक मिक्सचर होगा, ये ऑप्टिकल इनएक्टिव है ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन, मतलब हम बाहर से डाल रहे हैं, 50% हमने D डाला, 50% L डाला उस ट्यूब में। ठीक है, अगर हम वापस से अगर उस ट्यूब की बात करें, ठीक है, इसमें क्या, हाँ,
इसमें उस ट्यूब में जो ये थी प्लेन पोलराइज थी, इसमें हमने डी और एल दोनों ऐसा कंपाउंड जिसका हमें पता है कि ये डी भी शो करता है और एल भी शो करता है, ठीक है, ये हमें पता है, और हमने दोनों का 50-50% मिक्सचर डाल दिया इसमें, ठीक है। ये क्या करेगा, प्लेन पोलराइज लाइट को, जो आपका डी, वो जो डी है वो है राइट हैंड साइड पे मूव करेगा और एल आपका लेफ्ट हैंड साइड पे। तो पहले डी ने मूव किया है इसको, और फिर अब एल आपका ऑपरेट होगा तो एल आपको सेम लेफ्ट हैंड साइड पे मूव कराएगा, तो वो सिंपल अपनी पोजीशन पे ही आ जाएगी। तो हम देखेंगे कि कोई चेंज ही नहीं आया, प्लेन पोलराइज लाइट वैसी की वैसी ही है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे रैस्मिक मिक्सचर। इससे क्या होता है, आप इससे मॉलिक्यूल बोला जाएगा कि इनएक्टिव मॉलिक्यूल, उस मॉलिक्यूल को क्या बोलेगा, रैस्मिक मिक्सचर की होने की वजह से मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। ओके, तो दिस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन। हम बाहर से ऐड कर रहे हैं ना, इसलिए ये रैस्मिक मिक्सचर को हम बोलते हैं ये इनएक्टिव है ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन, ठीक है। हैविंग टू सिमिलर कायरल सेंटर, अगर आपके सिमिलर कायरल सेंटर है, ठीक है, मतलब टू, एक तो टू है और सिमिलर होने चाहिए, ये दो आपके कायरल सेंटर है। ये जो कार्बन है, यहाँ पे एक कार्बन है, ठीक है, ये जो पॉइंट है ये आपका एक कार्बन है, ठीक है, ये जो आपका प्लस का साइन बन रहा है ये एक कार्बन है और ये एक कार्बन है। ये जो कार्बन है आपका, ये कार्बन एक हाइड्रोजन से अटैच है, एक ये कार्बन आपका OH से अटैच है, ये कार्बन आपका COH से अटैच है, और यही कार्बन आपका इस पूरे के पूरे ग्रुप से अटैच है। ये जो पूरा का पूरा ग्रुप है इससे अटैच है, ओके। तो ये क्या हो गया, कायरल कार्बन। सेम इसी तरह से जो आपका सेकंड, वैसे नंबरिंग में देखा जाए ये क्या है, फर्स्ट कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, तो हम बोलेंगे सेकंड कार्बन जो है आपका कायरल है, ठीक है, क्योंकि ये डिफरेंट ग्रुप से अटैच है। ये पूरा का पूरा एक फोर्थ ग्रुप जो हो गया ये पूरा का पूरा होगा, ठीक है। फिर ये वाला जो कार्बन है आपका, ठीक है, थर्ड वाला C3 और ये C4 है, ठीक है। C3 जो कार्बन है आपका वो OH से अटैच है, हाइड्रोजन से अटैच है और कार्बोक्सिल से अटैच है, ठीक है, और ये इस पूरे ग्रुप से भी अटैच है। तो ये एक दूसरे दोनों के दोनों क्या है, आपके कायरल होगा, ठीक है। ये C3 और C2 और C3 आपके क्या है, कायरल सेंटर, ठीक है। अब भी कह रहे हैं 2 कायरल सेंटर होने चाहिए, हैविंग 2 कायरल सेंटर। टाइप्स बता रहे हैं ये ऑप्टिकल एक्टिव कार्बन की, जब आपका एक कायरल सेंटर है, जब आपके 2 कायरल सेंटर है, ठीक है, 2 कायरल सेंटर हैं आपके, और उसमें क्या हो रहा है आपका, एग्जिस्टिंग इन 2 ऑप्टिकल एक्टिव विच आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। ये बना रहे हैं सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस, ठीक है। इसको आप इस पूरे के पूरे मॉलिक्यूल को हम उठा के अगर इसके ऊपर रख दें, ठीक है, तो ये OH आपका ऊपर आएगा और ये हाइड्रोजन आपका इस OH के ऊपर, ठीक है। अगर आप इसको उठा के ऐसे रख दो, ऐसे खिसका के रख दो, ऐसे करके स्लाइड कर दो, तो ये OH क्या आ जाएगा इसके ऊपर और ये हाइड्रोजन इसके ऊपर आ जाएगा, ओके। तो ये एक दूसरे के ऊपर क्या हो रहे हैं, सुपर इम्पोज नहीं हो रहे, तो ये एनेंटियोमर्स भी शो करेंगे, ठीक है। 2 कायरल सेंटर है बट स्टिल एनेंटियोमर शो करेंगे, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि इसको क्या बोलेंगे, रैस्मिक, ठीक है। रैस्मिक फॉर्म क्या हो जाएगी, इनएक्टिव हो जाएगी, 50-50% हो जाएंगे, तो और ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन। अब ये कह रहे हैं कि इसमें मीजो भी हो सकती थी। मीजो फॉर्म क्या होती है, अगर ये दोनों के दोनों, अगर ये क्या होता, OH इधर होता और ये वाला जो OH है इधर हो जाता, सपोज करो ये ऐसा हो जाता, ठीक है, तब ये क्या हो जाता, मीजो फॉर्म हो जाती। मीजो फॉर्म मतलब अब यहाँ से प्लेन पोलराइज लाइट क्या हो सकती है, पास हो सकती है, सॉरी प्लेन पास हो सकता है, एक प्लेन पास हो सकता है, जिसकी वजह से क्या होगा, ये एक मतलब ये सेम सिमिलर विद इन मॉलिक्यूल आपका क्या है, सेम ग्रुप दिख रहे हैं। एक प्लेन रख दिया हमने दोनों के बीच में, और प्लेन के अपर साइड भी और लोअर साइड भी सेम ग्रुप्स हैं, तो ये बोलेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई। तो मीजो क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री की वजह से मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई तो ये सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस नहीं बना सकते। अगर इसमें नहीं, इसमें देखो OH और OH अलग अलग है, ठीक है, यहाँ पे देखो OH एक ही साइड पे आ गया, हाइड्रोजन एक ही साइड पे आ गया। अगर यहाँ पे सेंटर में हम C2 और C3 के बीच में अगर एक प्लेन रख दें, ठीक है, एक प्लेन रख दें, तो ऊपर भी हमें सेम मॉलिक्यूल दिख रहे हैं, नीचे भी सेम मॉलिक्यूल, तो इसे बोलेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गई। मीजो के केस में इस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री की वजह से क्या हो गया, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया, और इसको बोलेंगे ये मीजो फॉर्म है, इस मॉलिक्यूल की मीजो फॉर्म है ये, ठीक है। लेकिन ये जो मॉलिक्यूल है ये आपका ऑप्टिकली एक्टिव है, क्योंकि इसमें अपोजिट साइड पे है OH, ठीक है, यहाँ कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है।
प्लेन ऑफ सिमेट्री रखेंगे, यहाँ से तो दिखेगा आपको लेकिन यहाँ से नहीं दिखेगा, OH OH अलग अलग है, ठीक है। थर्ड आपका आता है हैविंग टू डाई सिमिलर कायरल सेंटर, ठीक है। अब यहाँ पे तो क्या थे, सिमिलर कायरल सेंटर थे ना, ये वाला कार्बन सेम कायरल सेंटर थे, लेकिन थोड़ा सा स्पेस में इनका वो चेंज था। कायरल सेंटर सेम थे, दोनों के पास सिमिलर ही ग्रुप्स हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ इसके पास जो OH है वो इधर है राइट हैंड साइड पे, और इसके पास जो OH है वो किस पर है, लेफ्ट हैंड साइड पे, ठीक है। हैविंग टू, अब इसमें क्या है, अब जो एग्जांपल लिखेंगे उसमें क्या होगा आपका, उसमें जो आपका कायरल उसमें जो ग्रुप्स होंगे आपके डिफर होंगे, ठीक है। ये वाला जो कार्बन है C2 कार्बन जो है, इसके पास एक हाइड्रोजन है Br है, और एक क्या है C कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। यहाँ पे H है, Br है, और यहाँ पे क्या है आपका मिथाइल ग्रुप। यहाँ पे आपको लग रहा होगा प्लेन ऑफ सिमेट्री हो सकती है, बट इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, क्योंकि ये वाला जो ग्रुप है ये डिफर कर रहा है। अगर हम यहाँ पे एक प्लेन रख दें, इन दोनों के बीच में अगर एक प्लेन रख दें तो क्या होगा, आप लोगों को ये मूव करता हुआ दिख रहा है, ये कर्सर दिख रहा है मूव, यस मैम दिख रहा है। ठीक है, ठीक है, फिर उसकी जरूरत नहीं, उसमें टाइम लग जाता है काफी। अगर हम इसको प्लेन को यहाँ पे रख दें, ठीक है, तो ऊपर और नीचे दोनों डिफर ग्रुप है, ठीक है। इन दोनों को नहीं देखना है, सिर्फ इसको भी देखना है, थर्ड ग्रुप को भी। तो ऊपर इसमें कार्बोक्सिलिक है, इसमें क्या है मिथाइल ग्रुप, सॉरी फिनाइल ग्रुप है, ठीक है। तो ये डिफर करेंगे, तो ये इन्होंने बोला, ये वही टाइप थी केस 3, हैविंग टू डाइसिमेट्रिकल कायरल सेंटर। यहाँ पे आपके 2 कायरल सेंटर थे बट सिमेट्रिक, मतलब एक तरह से सिमिलर थे, ठीक है। इन दोनों में डिफर था, यहाँ पे तो लेकिन ग्रुप ही चेंज कर दिया इन्होंने। यहाँ पे तो क्या हो गया, एक ग्रुप ही चेंज हो गया, इसके पास अलग ग्रुप है, इसके पास अलग ग्रुप है, ठीक है। ये दोनों सेम है सिर्फ, लेकिन थर्ड जो ग्रुप है इस कार्बन के पास वो फिनाइल है, उसके पास कार्बोक्सिल है, ठीक है। अगर उस केस में क्या होगा, उस केस में आपके 4 आपके एनेंटियोमर्स बनेंगे, ठीक है। 4 एनेंटियोमर्स पॉसिबल है। कैसे, आपका ये दोनों एक साइड हो गए, इसका मिरर इमेजेस पॉसिबल है। ये प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि अबोव द प्लेन और बिलो द प्लेन डिफरेंट ग्रुप्स हैं, ये दोनों डिफर कर रहे हैं, इसलिए इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, ठीक है। तो इसका आपका एनेंटियोमर दिखेगा आपको। फिर एक है कि आपका इसको इधर कर दिया जाए, ठीक है। अगर हम इसको इधर कर देंगे, Br को एक्सचेंज, सिर्फ इसको रोटेट कर दें, ये वाले Br को इधर कर दें, इसको रोटेट कर दें, ठीक है, या इसको रोटेट कर दें, ऊपर वाले को रोटेट कर दें, ठीक है, थोड़ा सा इसको शिफ्ट कर दें, तो Br इधर, हाइड्रोजन इधर, तो इससे फिर फर्दर आपके 2 और, इसका फिर एक और मिरर इमेजेस हो गए, ठीक है। तो इसके 4 एनेंटियोमर्स पॉसिबल है, 2 पेयर ऑफ एनेंटियोमर्स, ठीक है। अगर आपके 2 कार्बन है और दोनों में डिफरेंट 2 कायरल सेंटर हैं और दोनों में डाई सिमिलर कायरल सेंटर है, तो आपके 4 एनेंटियोमर्स होंगे, ठीक है। अगर आपके 2 कायरल सेंटर हैं बट सिमिलर हैं, तो आपके 2 एनेंटियोमर्स होंगे, ठीक है, और एक मेसोमर होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गए, अब आपको अब देखो, ये वाला जो फर्स्ट है, फर्स्ट और थर्ड के बीच में क्या रिलेशन है, ये तो फर्स्ट और सेकंड जो है ये तो आपके क्या हो गए एनेंटियोमर्स, ठीक है। फर्स्ट और थर्ड जो है आपका डायस्टीरियोमर्स है। अब डायस्टीरियोमर्स की क्या होती है, ये कह रहे हैं फर्स्ट और थर्ड और फर्स्ट और फोर्थ एंड सेकंड और फोर्थ आपस में क्या है, आर ऑप्टिकल आइसोमर्स बट आर नॉट मिरर इमेजेस, दैट इज एनेंटियोमर्स ऑफ ईच अदर, ठीक है। सच आइसोमर्स आर नोन एज डायस्टीरियोमर्स, ठीक है। ये सब एक दूसरे के एनेंटियोमर्स है, ठीक है, ये आपस में एनेंटियोमर्स है, ठीक है। ये एक दूसरे का ये मिरर इमेजेस है, ये मिरर इमेज, पर है तो सबके सब क्या एनेंटियोमर। 1 और 2, 1 और 3 ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के बीच में क्या रिलेशन, ये दोनों के दोनों क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है और क्या है, डायस्टीरियोमर्स। थर्ड और फोर्थ भी आपका क्या है, डायस्टीरियोमर्स। फर्स्ट और फोर्थ भी आपके क्या है, डायस्टीरियोमर्स, ठीक है। अभी कह रहे हैं अब इन दोनों के बीच में प्रॉपर्टीज में क्या क्या डिफरेंस होता है एनेंटियोमर्स और डायस्टीरियोमर्स में, ये भी आपको 3-4 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। एनेंटियोमर डायस्टीरियोमर्स में डिफरेंस बताओ। दे आर आइडेंटिकल, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है, ये फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होगी ना। अगर एनेंटियोमर्स की बात कर रहे हैं तो ज्यादा कुछ चेंज है नहीं, बस मिरर इमेजेस चेंज है। तो केमिकल आइडेंटिकल फिजिकल प्रॉपर्टी होगी, ठीक है, बट केमिकल प्रॉपर्टी डिफर होगी, ठीक है। इसमें क्या है, दे हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। पूरा का पूरा मॉलिक्यूल अगर देखा जाए तो उसमें आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाएगी डायस्टीरियोमर्स के केस, ठीक है।
तो इसमें क्या होगा आपका, दे हैव आइडेंटिकल फिजिकल प्रॉपर्टी। एनेंशियोमर्स की बात करें, फिजिकल प्रॉपर्टी सच एज मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स। दे हैव आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टी, आइडेंटिकल फिजिकल भी और केमिकल दोनों ही आइडेंटिकल है प्रॉपर्टी, ऑप्टिकल एक्टिविटी एंड ऑल, ठीक है। एनेंशियोमर्स हैव डिफरेंट बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, पर इनकी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी ये इसका सिग्निफिकेंस कहाँ आता है, हम एनेंशियोमर्स क्यों पढ़ते हैं, ठीक है। मेजरली इसका बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी, बायोलॉजिकल स्टडीज जब हम करते हैं वहां पे इसका इंपॉर्टेंस आती है, क्योंकि आप मॉलिक्यूल अगर डी और एल से काफी चेंज आता है। अगर आपके कोई मॉलिक्यूल आ गया, उसकी अगर हम डी और एल को ही कॉन्फ़िगरेशन को ही चेंज करेंगे तो आपकी पूरी की पूरी बॉडी की मैकेनिज्म चेंज हो जाएगी, ठीक है। इवन ये भी हो सकता है कि आप मर भी सकते हो। डीएनए और आरएनए थोड़ा सा भी रोटेशन में अगर चेंज कर देंगे ना तो आपका पूरे का पूरा जीन्स चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो आपकी म्यूटेट तुम वर्ड पढ़ते होगे, जो ये कोरोना वायरस का चल रहा है म्यूटेट होना, तो ये म्यूटेट मीन्स क्या होता है, आपका जो जी ए और ये जो है, ये जो बैंड है वो आपस में चेंज हो जाते हैं, वो उसकी जो एक सीक्वेंस है वो सीक्वेंस चेंज कर जा रहा है, ठीक है। म्यूटेट हो रहे हैं, वो जो नए के नए वायरस जनरेट हो जा रहे हैं, वायरस अपने आप में म्यूटेट हो जाता है और नया वायरस बना लेता है, ठीक है, जिसका फिर जो वो है हमारे पास वैक्सीन अवेलेबल नहीं होती, ठीक है। तो ये बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है इसकी एनेंशियोमर्स की, बेसिकली वही देखी जाती है। आपको नॉर्मल उसमें आप आरएनएस कॉन्फ़िगरेशन का इतना कुछ वो नहीं है इंपॉर्टेंस, लेकिन हाँ बायोलॉजिकल उसमें, इसलिए आप क्योंकि केमिकल बायोलॉजिकल जो है बायोलॉजिकल केमिस्ट्री जो है वो बहुत ही हॉट टॉपिक है आजकल के उसमें, ठीक है। तो इसलिए स्टीरियोकेमिस्ट्री ज्यादा स्टडी कराई जाती है, ठीक है। दे डिफर इन देयर एक्शन टूवर्ड्स अ प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ठीक है। ये डिफर सिर्फ कहाँ पे करेंगे, एनेंशियोमर्स एक दूसरे से डिफर कहाँ करेंगे, सिर्फ एक ही कंडीशन, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, बस सिर्फ एक ही कंडीशन है कि क्या होगा, ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को एक राइट हैंड साइड पे रोटेट करेगा, एक लेफ्ट हैंड साइड पे, क्योंकि दोनों एक दूसरे की क्या है, मिरर इमेजेस है, ठीक है। दे डिफर इन देयर एक्शन टूवर्ड्स अ प्लेन पोलराइज्ड लाइट, दे रोटेट एंड प्लेन पोलराइज्ड लाइट टू अ सेम एक्सटेंट बट इन अपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि कंसंट्रेट सेम ही मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो सिर्फ क्या चेंजेस आएगा, सिर्फ और अब डायरेक्शन में चेंज आएगा, ठीक है, मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं आएगा। एक राइट हैंड साइड में मूव करेगा 30 डिग्री, तो एक 30 डिग्री लेफ्ट हैंड साइड में मूव करेगा, ठीक है। तो डायरेक्शन आपकी अपोजिट होगी, कितना एंगल मूव करेगा वो सेम रहेगा, ठीक है। दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय द मेथड सच एज फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो इन दोनों को ना सेपरेट करना बहुत ही मुश्किल होता है, ठीक है। तो दी है, इन दोनों को हम आपस में सेपरेट नहीं कर पाते, ठीक है। इनका तभी मिक्सचर की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो दो चीजें आपको याद रखनी है, आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टी है, आइडेंटिकल फिजिकल प्रॉपर्टी है, ठीक है। एनेंशियोमर डिफरेंस कहाँ आता है, उसका बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज में आता है इसकी इंपॉर्टेंस, ठीक है। और ये डिफर कहाँ करेंगे, प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होगी, वो में जब प्लेन पोलराइज उसमें डालेंगे इसको, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, और क्या है, इन दोनों को हम सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है। अब डायस्टीरियोमर्स में देखो, ये डायस्टीरियोमर्स क्या है, फर्स्ट और थर्ड, ठीक है। फर्स्ट और थर्ड आपका क्या है, डायस्टीरियोमर्स है, फर्स्ट और थर्ड आपका क्या है, डायस्टीरियोमर्स है। तो इसमें क्या होगा, डिफर करेगी तो फिजिकल प्रॉपर्टी, दे हैव अ सिमिलर बट आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टी, बट नॉट दे हैव सिमिलर होंगे बट नॉट आइडेंटिकल, मतलब दोनों में ही डिफर कर रहे हैं, एक तरह से बोल रहे हैं। सिमिलर प्रॉपर्टी है बट नॉट आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मीन्स एग्जैक्टली सेम, ठीक है। वो कह रहे हैं कि ये फर्स्ट और जो थर्ड है, जो डायस्टीरियोमर्स हैं, वो डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी तो है ही, ठीक है, बट जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो सिमिलर होंगी बट नॉट आइडेंटिकल, ठीक है। दे डिफर विद रिस्पेक्ट ऑफ देयर स्पेसिफिक रोटेशन, ऑब्वियसली स्पेसिफिक रोटेशन एंगल भी डिफर करेगा और डायरेक्शन भी डिफर करेगी, ठीक है। दे कैन सेपरेट बाय फिजिकल मेथड्स ऑफ, ऑब्वियसली अब जब ये सिमिलर नहीं है, ठीक है, तो इनको सेपरेट किया जा सकता है, सच एज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एंड फ्रैक्शनल क्रोमेटोग्राफी। तो सेपरेट करना मींस, अगर कोई मॉलिक्यूल, अगर कोई मिक्सचर है दोनों का सोल्यूशन में, दोनों के दोनों कंपाउंड्स को, फर्स्ट और थर्ड को, दोनों कंपाउंड्स को मैंने क्या करा, अगर मिक्स कर दिया, ठीक है, दोनों को मिक्स कर दिया, और अगर मैं मुझे उसको अलग अलग करना हो मिक्स करने के बाद, थर्ड वाले को अलग निकाल लूं और ए वाले को अलग सेपरेट करूं, तो मैं कैसे करूंगी, मैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और क्रोमेटोग्राफी टेक्निक का यूज करूंगी, ठीक है। ये टेक्निक है जिससे ये अलग अलग सेपरेट हो जाएंगे, प्योर फॉर्म में आ जाएंगे मिक्स करने के बाद भी,
लेकिन अगर एनेंटियोमर्स है तो हम उसको सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है। कभी कभी आपने उसमें देखना बॉटल में आपका प्लस माइनस एक साथ लिखा होता है, कुछ मॉलिक्यूल के साथ लिखा होता है ना प्लस माइनस, मतलब वो उसी फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, डी और एल में दोनों में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इनको नंबर ऑफ क्या है, फाइंडिंग द नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स। अगर आपको ऑप्टिकल आइसोमर्स फाइंड करना है तो केस 1 के केस में जिसमें एक कायरल सेंटर है उसका ये वाला फॉर्मूला है, केस 2 जिसमें आपके 2 कायरल सेंटर हैं, ठीक है, तब ये फॉर्मूला, 30 में थर्ड वाला जो केस है जिसमें आपके पास क्या है, सिमेट्रिकल एंड हैड ऑड नंबर ऑफ कायरल सेंटर है, तो ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। इस फॉर्मूले से आप नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स निकाल सकते हो, ठीक है। अब ये क्या है, कैपिटल डी एंड कैपिटल एल, ये क्या है, नॉमेनक्लेचर कैपिटल डी एंड कैपिटल एल की, ओके। तो बस इसमें कुछ नहीं है, अगर आपका जो OH ग्रुप है वो आपका राइट हैंड साइड में डी, लेफ्ट हैंड साइड में तो एल, ये बायोलॉजिकल उसमें ज्यादा यूज होता है, ठीक है। तो कैपिटल डी और एल सिर्फ आपको राइट और लेफ्ट में, लेकिन स्मॉल डी और स्मॉल एल को आप ऐसे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, उसमें आपको इंस्ट्रूमेंट चाहिए, आपको पोलैरोमीटर चाहिए, ठीक है, जिसमें आप आइडेंटिफाई, जिसमें आप डाल के उसको चेक करके देखोगे डी साइड रोटेट कर रहा है कि एल साइड रोटेट कर रहा है, लेकिन इसको आप देख के बता दोगे, देख के मतलब मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर देख के बता दोगे कि ये डी है या एल है, ठीक है। कैपिटल डी और कैपिटल एल में ये डिफरेंस, ठीक है। हाउ टू असाइन, यहाँ पे देखो ये जो OH है आपका, ठीक है। अब क्या आते हैं, हम कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं, R और S कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। ये आपका थोड़ा, इसको यहाँ तक फिनिश कर लो, फिर हम ज्यादा नहीं है, एक डेफिनेशन सी है, ठीक है। R और S फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद आपकी कन्फर्मेशन आ जाएगा, ठीक है। R और S फाइंड आउट करना ये आता है जनरली, ठीक है। R और S फाइंड आउट करना, ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ दिस आइसोमर। चलो आर और एस देखते हैं, ठीक है। फिनिश कर लेते हैं पहले, देखो अब फिशर प्रोजेक्शन में लाओ सबको, ठीक है। एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, इसको क्या, ये सब कॉन्फ़िगरेशन आइसोमर्स से चल रहे हैं, ठीक है। स्टीरियो आइसोमर्स के 2 पार्ट हैं, कॉन्फ़िगरेशनल एंड कॉन्फर्मेशन, ठीक है। अभी हम कॉन्फ़िगरेशनल की बात कर रहे हैं, आई की, FI, कॉन्फ़िगरेशनल, ठीक है। तो इसमें है, अब अभी तक हमने क्या करा, अब हमने ऑप्टिकल एक्टिविटी देखी, कायरल सेंटर होना चाहिए, ठीक है, और ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स देखे जिसमें से स्ट्रांस है, ठीक है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में हमें क्या बोला था कि डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड होना चाहिए, और उस कार्बन, एक कार्बन के ऊपर सिमिलर ग्रुप नहीं होने चाहिए, तो वो अगर सिमिलर ग्रुप हुए तो नहीं कहलाएगा उससे सिस्ट्रांस, ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं कहलाएगा। लेकिन अगर डिफर ग्रुप हुए तब हम उसको सिस्ट्रांस और EZ और इन सब में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। वो हो गया। फिर हमारा कॉन्फ़िगरेशन, फिर हमारा उसमें आया ऑप्टिकल आइसोमर्स। ऑप्टिकल एक्टिविटी हमने दिखाया कि जो भी कंपाउंड प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड रोटेट कर देता है, या बोलो रोटेट कर देता है, तो वो क्या होगा आपका ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स है। अब ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स में आपका जो फिशर प्रोजेक्शन है वो किस तरह से दिखती है, उसमें आपके फर्दर ऑप्टिकली एक्टिव जो होते हैं जिसमें कायरल सेंटर होता है, उसमें एनेंटियोमर्स, डायस्टेरियोमर्स, इसके बारे में मीजोमर्स, इसके बारे में पढ़ा। अब क्या है, अब इनको एक और डी और एल के अलावा भी, डी और एल तो आपको किससे पता चलेगी, इंस्ट्रूमेंट से। डी और एल का आपको कैसे पता चलेगा, इंस्ट्रूमेंट से। लेकिन अगर हमें अपनी नोटेशन देनी हो कि आर साइड क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है कि एंटी क्लॉक, तो हम इसको नोटेशन देते हैं आर और एस नोमेनक्लेचर, ठीक है। इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। डी और एल भी वही है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज घुमाना या एंटी क्लॉक घुमाना, या राइट साइड पे घुमाना या लेफ्ट साइड पे घुमाना, ठीक है, एक ही चीज है, लेकिन नोटेशन अलग अलग है। तो ये आपको क्वेश्चन में देखना है कि वो क्या पूछ रहा है। लेकिन आर और एस ऐसी चीज है जिसको आप मॉलिक्यूल को देख के आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। डी और एल आपको स्मॉल डी और स्मॉल एल को आप इंस्ट्रूमेंट से पता करोगे, लेकिन कैपिटल डी और कैपिटल एल को आप देख के, मॉलिक्यूल को देख के पता चल जाएगा, ठीक है। तो अब हम RNS की बात करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। RNS का क्या है आपका, इसमें क्या करना है, आपको प्योरिटी सेट करनी है, ठीक है। आपको ये जो कार्बन है इसके 4 डिफरेंट ग्रुप्स हैं, तो ये एक कायरल सेंटर हो गया,
अभी कायरल सेंटर है तो इसको आपको एटॉमिक नंबर देखना है या एटॉमिक मास देखना है। जिसका मास ज्यादा, ठीक है, जिसका एटॉमिक मास ज्यादा, तो वो क्या हो जाएगा आपका, उसको प्रायोरिटी सबसे 1 मिलेगी। फिर उसके बाद उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में प्रायोरिटी देते रहेंगे, ठीक है। सबसे ज्यादा किसको मिलेगी, फर्स्ट प्रायोरिटी सबसे ज्यादा ब्रोमीन है, क्लोरीन से भी ज्यादा ब्रोमीन है फर्स्ट, इसको सेकंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ, ठीक है। हाइड्रोजन सबसे लीस्ट। अब इसको देखेंगे, इसमें प्रायोरिटी सेट करो, ठीक है। अगर हम देखेंगे 1, उसके बाद हम किस में आएंगे 2, तो इस तरह से ये क्या मूव कर रहा है क्लॉकवाइज। 1 के बाद ये 2 इधर आएगा, इसके लिए इधर आना पड़ रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे 2 इधर होता 2, सपोज करो इधर 2 होता तो हम इधर मूव करते, ठीक है। अगर यहाँ पे क्लोरीन होता तो हम इधर मूव करते, तो ये उल्टा हो जाता, एंटी क्लॉक। तो क्लॉकवाइज तो आर, ठीक है। इसमें देखो, इसमें आपको प्रायोरिटी सेट करी आपने, ठीक है। क्लोरीन को फर्स्ट, ठीक है, फिर कार्बन। अब ये दोनों हाइड्रोजन को देखो, ठीक है। एक हाइड्रोजन का डिटोरियम है, ठीक है। हाइड्रोजन का 1 होता है, इसका 2 होता है, ये आइसोटोप है हाइड्रोजन का, यानी एटॉमिक मास इसका ज्यादा है, ठीक है। मास इसका 1 है, इसका 2 है, इसको थर्ड नंबर देंगे, एटॉमिक मास को देखेंगे। जब आपका एटॉमिक नंबर सेम हो जाएगा तो एटॉमिक मास को देखेंगे, एटॉमिक मास इसका ज्यादा है, थर्ड इसको देंगे, इसको फोर्थ देंगे, ठीक है। 1 2 3 4। अब इसको अगर हम मूव कराएं, इसको हम मूव कराएं, 1 से 2 में गए, 2 से 3 में गए, 4, तो ये क्या है, ये आपका क्या घूम रहा है, एंटी क्लॉक, ठीक है। क्लॉक तो ऐसे घूमती है ना आपका, ठीक है, तो ये आपका एंटी क्लॉक घूम रहा है, तो ये एस हो गया। अब ये कह रहे हैं कि कोई जो ग्रुप है अगर डायरेक्टली कह रहे हैं डायरेक्टली अटैच टू द असिमेट्रिक सेंटर हैविंग अ सेम, हाँ अभी कह रहे हैं कि ये जो ग्रुप है, ठीक है, अगर हम इसमें देखें कि अगर ये इसके पास भी ये ये कार्बन है, इसके साथ जो अटैच है, ये भी फर्स्ट जो अटैच है वो क्या है, सबसे पहले कौन सा अटैच है, कार्बन। फिर कार्बन के साथ फर्दर 3 हाइड्रोजन। यहाँ पे देखो कार्बन सबसे पहले किसके साथ अटैच है, कार्बन के साथ, फिर वो फर्दर किसके साथ अटैच है, एक और कार्बन के साथ और हाइड्रोजन के साथ, 2 हाइड्रोजन और 1 कार्बन ऐसे अटैच है, ये वाला जो कार्बन है, क्योंकि इसमें C2H5 है। तो ये फर्स्ट हो गया, क्लोरीन सबसे ज्यादा हैवी है। फिर इन दोनों कार्बन में अगर चूज करना पड़ेगा, क्योंकि इसको फिर इसकी एक्सटेंडेड देखनी है, ठीक है। यहाँ पे जो ये कार्बन है वो फर्दर किसके साथ, 2 हाइड्रोजन के साथ और 1 कार्बन के साथ, ठीक है, अटैच है। ये समझ में आ रहा है आपको, ये तो 12th का है। हेलो, यस मैम। ठीक है ठीक है, तो इसको आप क्या दे दोगे, फर्स्ट प्रायोरिटी दे दोगे। इसको कंपैरिजन में इसको ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी, इसकी 1 2 3 और ये आपका लास्ट क्या आ गया 4, ठीक है। अगर इसको मूव कराना होगा तो 1 2 3, तो ये क्या हो गई, एक तरह से क्लॉक ऐसे तरह से घूम रही है। 1, उसके बाद हम 4 के पास नहीं जा रहे हैं, हम 1 के पास 2 के पास जाने के लिए आ रहे हैं, तो हम 1 2 3, ठीक है, इस तरह से। तो ये क्या हो गई एस, सॉरी आर, क्लॉकवाइज घूम रहा है ना 1 2 3, तो ये आर हो गई, ठीक है। प्रायोरिटी सेट करना है। डबल ट्रिपल बॉन्ड में अगर देखा जाए तो इसको ये बोल रहे हैं, जो डबल बॉन्ड है इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, जो कार्बन है वो फर्दर आपके पास दूसरे कार्बन, ये कार्बन जो है फर्दर दूसरे कार्बन के साथ अटैच है। तो इन्होंने आगे उसको दे रखा है डबल ट्रिपल बॉन्ड हो, उसको कैसे इक्वेट करते हैं, ट्रिपल यानी वो 3 कार्बन के साथ, ये मतलब ये 2 ऑक्सीजन के साथ अटैच है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन मतलब 3 नाइट्रोजन के साथ अटैच। इसमें देखेंगे, इसमें अगर हम प्रायोरिटी सेट करें, सबसे पहले ऑक्सीजन हो गई, यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया तो लीस्ट हो गया। ये दोनों के दोनों क्या है, कार्बन है। अब ये दोनों के दोनों कार्बन है, तो ये जो कार्बन है ये किसके कैसा है, ये C डबल बॉन्ड O और H, ठीक है। इन्होंने क्या बोला, डबल बॉन्ड O यानी कार्बन 2 ऑक्सीजन के साथ अटैच है और 1 हाइड्रोजन के साथ अटैच है, ये वाला कार्बन, ठीक है। और ये वाला जो कार्बन है वो 2 हाइड्रोजन के साथ अटैच है और 1 ऑक्सीजन के साथ, तो किसको प्रायोरिटी ज्यादा मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है, ठीक है। ये जो कार्बन है 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, और फर्दर वो ऑक्सीजन किसी हाइड्रोजन के साथ अटैच। तो सबसे पहले 1 तो ऑक्सीजन को मिलेगी, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर, जो एटॉमिक नंबर वो है, तो वो ज्यादा है, O है 8 है, वो कार्बन का 6 है, ठीक है। अब जब 2 कार्बन हो गए तब हमें क्या देखना है, उनके फर्दर एक्सटेंशन देखना है, ठीक है, वो कितनों के साथ अटैच है। ये कार्बन जो है 2 ऑक्सीजन के साथ है, तो ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया। अब 1 2 3,
ठीक है, एंटी क्लॉक, ठीक है, एस, ठीक है। फेशियल प्रोजेक्शन में तो बहुत इजी है आपको आइडेंटिफाई करना, ठीक है। नहीं सॉरी, मैं एक चीज आपको बताना भूल गई। जब आपका जो कार्बन जो सॉरी जब आपका इसको ध्यान रख लो, जब आपका अगर हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है, ठीक है, एक बार सब ढूंढ लो, अगर आपका जो लीस्ट प्रायोरिटी वाला हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है, ठीक है, तो आपके जो भी नोटेशन होती है वो चेंज हो जाती है, ठीक है। एक बार दोबारा से देख लो, 1 2 3, ठीक है, ये क्या है आपकी 1 2 3 ऐसे हुई, लेकिन आपका लीस्ट प्रायोरिटी पे है और वो हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, तो ये एस जो है किस में चेंज जाएगी, आर में, ठीक है। या तो लीस्ट प्रायोरिटी वाले को नीचे ले आओ ऐसे एक्सचेंज करके, ठीक है, या तो ये रूल याद रखो, अगर लीस्ट प्रायोरिटी वाला अगर हॉरिजॉन्टल लाइन में है, चाहे इधर है चाहे इधर है, हॉरिजॉन्टल लाइन में है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, या तो सबसे बेस्ट तरीका है कि उसको एक्सचेंज करके नीचे ले आओ। एक्सचेंज करके नीचे मतलब, हाँ बोलो उपासना। उपासना कुछ कह रही है। नो मैम, वो गलती से हो गया था। ठीक है, मैम ऋषभ की एंड हो गई खुद ही, तो एक बार उसे ऐड कर दो। ऐसे कैसे हो जाता है वैसे, दिख नहीं रहा ऋषभ। हाँ, ठीक है, हाँ, सबसे बेस्ट तरीका तो ये है कि अगर आपका लीस्ट प्रायोरिटी वाला हॉरिजॉन्टल लाइन में आ रहा है, तो उसको क्या कर दो, एक्सचेंज कर दो, दोनों साइड एक्सचेंज करना, दोनों ग्रुप्स को चेंज करना, ठीक है, दोनों ग्रुप्स को चेंज करके फिर प्रायोरिटी एक बार देखो क्या बन रही है। अगर लीस्ट प्रायोरिटी वाला नीचे आ गया, तब आपको कुछ रूल याद रखने की जरूरत नहीं, अगर वो नीचे है, इधर है, ठीक है, या ऊपर है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन में नहीं होना चाहिए लीस्ट प्रायोरिटी वाला, अगर वो लीस्ट प्रायोरिटी वाला आ रहा है या तो एक्सचेंज कर दो, ठीक है, एक्सचेंज कर दो, और फिर एक बार क्लॉकवाइज घुमा के देखो, फिर आप रोटेशन करके देखो, ठीक है। तो इसमें क्या है आपका, अगर हम इसको इधर ले लें, एक मिनट, अगर हम इसको, हाँ, इसको एक्सचेंज कर लें यहाँ पे, ठीक है, इन दोनों को एक्सचेंज कर लेते हैं, इनका नंबर चेंज हो जाएगा, एक्सचेंज करेंगे तो प्योरिटी चेंज हो जाएगा, यहाँ पे आपका 4 हो जाएगा और यहाँ पे आपका 3 हो जाएगा, ठीक है, और इनको एक्सचेंज करेंगे, यहाँ पे 1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसको देखें 1 2 3, तो ये क्या बन गया, आर, ठीक है, ये क्या बन गया, 1 2 3 3 इधर है, ये हो गया आर, ठीक है। पहले क्या आ रही थी आप इसकी, अगर हम देखा जाए तो 1 2 3 पहले क्या आ रही थी आपकी, एस आ रही थी, ठीक है, एस गलत है, ठीक है आपका, क्योंकि लीस्ट प्रायोरिटी वाला क्या होना चाहिए, वो हॉरिजॉन्टल लाइन में नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये फिशर प्रोजेक्शन वाला है, ठीक है। अगर हम थोड़ा सा, अगर हम इनको एक बार इनको भी देख लेते हैं, हाँ यहाँ पे भी देख लेते हैं, ठीक है, इसमें देखते हैं हम, इसमें भी यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे हम क्या करेंगे इसको, ठीक है, इसको हम इसको 1 कर लें, इसको 4 कर लें, हमें इंटरचेंज करना है, दोनों में करना है, ठीक है, करना है तो इसको 3 कर लें, इसको 2 कर लें, ठीक है। तो अब इसको घुमाएं, ठीक है, 1 1 के बाद क्या आएगा, 2, ठीक है, ये इस तरह से घूमेगा, 4 नीचे आ गया, अब जो हमारी रोटेशन है वो सही है, ठीक है, तो ये क्या है आपका आर, पहले क्या हो रहा था, पहले 1 2, पहले भी आर ही हो रहा था, सॉरी
हम इसको इस तरह से भी घुमा सकते हैं, वन के बाद हम इधर टू लिख सकते हैं। हाँ, क्योंकि थर्ड इधर है ना, तो हम इसको इधर घुमाना पड़ेगा। हम इसको इधर नहीं घुमाएंगे, 1 3 नहीं बोलेंगे कि 1 2, क्योंकि 3 इधर है। नहीं तो 1 अगर हमने 2 इधर किया तो फिर तो 3 इधर आ रहा है, बहुत है। तो 1 के बाद हमारा 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा। ठीक है, एक बार हम इसको दोबारा देख लेते हैं। देखो इसमें क्या हुआ है, इसमें अगर आप देखो, ये आपका हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है लीस्ट प्रायोरिटी वाला। हम इसको क्या दे देंगे, हम इसको नंबर दे देंगे ये किसका ओपन है, ये सच में रिकॉर्ड हो रही है, तो इसको बंद कर दो, ये यूट्यूब में जाएगी। इसको एक्सचेंज करते हैं एक बार। ये आपका 4 हो गया, ये आपका 1 हो गया, ये आपका 4 हो गया, ये आपका 3 हुआ, और ये आपका 2 हो गया। ठीक है, तो हम इसको कैसे जाएंगे, हम ऐसे नहीं जाएंगे क्योंकि इसमें 3 यहाँ पे आ रहा है, फिर हमें 1 2 फिर 3 के बाद दोबारा एक और आना पड़ रहा है, तो ये तो गलत हुआ ना। अगर हम इसके पास ऐसे जाएंगे 1 2 3 फिर इधर 4 आ गया, समझ रहे हो। हम इसको ऐसे नहीं जाएंगे, रोटेशन करते वक्त भी ध्यान रखना है। ठीक है, 1 2 फिर ये 3 हुआ, तो ये रोटेशन क्या हो गई आपकी, एंटी क्लॉक, ये तो एस हो गया। ठीक है, पहले क्या आ रहा था आपका, आर आ रहा था। जनरली क्या है, आप ये रूल को भी याद रखो, जब भी आपकी हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे अगर लीस्ट प्रायोरिटी वाला है, तो जो भी आता है जैसे 1 2, ठीक है, इधर से क्यों ले गए, इधर से क्यों नहीं ले गए 1 2, क्योंकि हमें 1 2 के बाद हमें 3 पे आना है। अगर हम इधर से ले जाएंगे, इधर से अगर हम करेंगे 2 इधर, इधर से भी तो जा सकते थे, हम इधर से क्यों ले गए, क्योंकि 3 बीच में आ रहा है। ठीक है, अगर हम इधर से लाते हैं तो 2 के जस्ट बाद क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, और फिर आपका 4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से ले जाना ज्यादा मतलब वो राइट है, आपको रोटेट करना भी आना चाहिए, कैसे ले जाना है। 1 के बाद 2, ठीक है, फिर 3, यहाँ से नहीं ले जाना। 1 के बाद 2 3 को, 3 बीच में नहीं आना चाहिए आपके रोटेशन। अगर आप 1 के बाद 2 में जा रहे हो, 3 बीच में नहीं आना चाहिए, 4 आ सकता है बीच में, 3 नहीं आना चाहिए। ठीक है, यहाँ से यहाँ नहीं जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि 1 के बाद 2 2 के बाद 3 ऐसे जाएगी। ठीक है, रोटेट करते हुए भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है, लीस्ट प्रायोरिटी वाला अगर हो, एक तो ये हो गया। ठीक है, यहाँ पे भी लीस्ट प्रायोरिटी थी 4। ठीक है, 4 अगर आप इसको एक्सचेंज करो, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आ सकते हैं आपके। ठीक है, एक्सचेंज करो इसको अगर आप, तो इसको आपने 2 बोल दिया, इसको 4 हो गया, दोनों साइड से एक्सचेंज करना है। इधर 3 हो गया, इधर 1 हो गया। ठीक है, अब आएगा 1 और फिर आता है 2। एक तो तरीका है यहाँ, मतलब ऐसे भी जा सकते हो, मतलब ये गलत है क्योंकि इसमें भी 3 बीच में आ रहा है, ये सही है। 1 के बाद 2 2 के बाद 3। ठीक है, तो 1 2 3 यानी क्या डायरेक्शन है, 1 2 3 यानी क्लॉकवाइज, यानी आर। पहले क्या आ रहा था आपका 1 2 1
2, ये पहले एंटी क्लॉक आ रहा था। जब भी आपका हाइड्रोजन अगर लीस्ट पोजीशन पे है तो उसको अपना जो भी आ रहा है या तो उसका उल्टा कर दो, ठीक है, या तो आप एक्सचेंज कर लो और उसके बाद देखो घुमा के, ठीक है। लेकिन आपके जब आप रोटेट करोगे तो आपका 4 आ सकता है बीच में, 3 नहीं आ सकता, ठीक है। 1 इसको क्या लगाओगे, 2 फिर 3, ऐसे करोगे, ऐसे नहीं करोगे, ठीक है। समझ में आ गया सबको ये? हेलो, यस मैम। समझ में आ रहा है ना? क्वेश्चन आएंगे डायरेक्ट, कोई अगर मिस्टेक डाउट है तो पूछ हेलो लो। मैम। हाँ बोलो। मैम प्राची का डिस्कनेक्ट हो गया, उसको प्लीज एंटर करने दो। ओके, ठीक है। अब हमारा ये, हाँ ये फिनिश हो। अब ये एक तो होगी फिशर में अगर आए, लेकिन अगर मॉलिक्यूल आपका ऐसे आ जाता है, 3D रिप्रेजेंटेशन आ जाता है, तो क्या करोगे आप? 3D को आपको बताया था फिशर में कैसे चेंज करना है, ठीक है। 3D में आपको बताया था, देखो आपको फिशर में तो समझ में आ गया आरएनएस, लेकिन अगर मॉलिक्यूल इस तरह से है तो उसको पहले क्या बनाओ, फिशर में बनाओ, ठीक है। फिशर में बनाने के लिए हमने क्या बोला था, अभी आपने यहाँ पे देखा, ये वाला मॉलिक्यूल का फिशर, हाँ देखो, जो आपकी ऐसी वाली लाइन है वो तो आपकी, मतलब आपको बस क्या करना है, हाँ जो आपकी ये वाली लाइन है, ठीक है, उनको आपने अबो और नीचे रख देना, ठीक है। ये आपकी जो ये वाली लाइंस हो गई, ठीक है, तो वो आपकी ऊपर और नीचे आ जाएंगी। जो आपका ये डबल वाली जो ये डार्क वाली लाइन है, उसको आपको राइट हैंड साइड, ठीक है, और इसको लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, इसको फिशर में कन्वर्ट करना है। जो ऐसा मॉलिक्यूल है पहले फिशर में करोगे, फिर उसमें से आइडेंटिफाई करोगे आरओएनएस, ठीक है। अब देखो, अब सिंपल आरओएनएस फिशर में तो आपको समझ में आ गया, लेकिन अगर 3D दे रखा होगा तो उसको पहले किस में करोगे, फिशर में करोगे, ठीक है। हम अब इसको देखो फिशर में करेंगे तो आपका ये और ये वाला, ये तो आपका एबो और नीचे आएगा, इसमें तो कुछ करना नहीं है, ठीक है। ये आपका इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ठीक है। ये कह रहे हैं अगर हम इधर से देखें, ठीक है, इसका तो फर्क नहीं पड़ेगा, ऊपर बी आएगा, हाइड्रोजन नीचे आ रहा है, ठीक है। लीस्ट प्योरिटी वाला जो है वो इधर आ गया, सबसे नीचे डाउन पे आ गया, ये ऊपर बी आ रहा है। ये कह रहे हैं अगर हम इधर से देखें, इधर से देखो तो आपके राइट हैंड साइड पे क्या आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आ रहा है, ठीक है। कोई भी मॉलिक्यूल है कहीं से भी देख सकते हो आप, ठीक है, जनरली इधर से देखोगे आपके, ठीक है। जो आपके ये टूवर्ड्स था, ये आपको बताया था ना, टूवर्ड्स द व्यूअर थे, ठीक है। ये आपके अबो द ऑब्जर्वर बोल लो या व्यूअर बोल लो, ठीक है, ये दोनों आपके दूर हैं, ये उसकी साइड है, व्यूअर की साइड है, ठीक है। तो इसमें अगर आप यहाँ से देख रहे हो तो आपके राइट हैंड साइड पे क्या है, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, राइट हैंड साइड पे आपका क्या है, Cl, तो आपने Cl यहाँ रख दिया। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, CH3, ऊपर और नीचे ये हो, ठीक है। समझ में आ गया आपको ये? अब आपका फिशर प्रोजेक्शन बन गई। अब जैसी आपकी फिशर प्रोजेक्शन बन गई, आप इसमें अपनी प्रायोरिटी सेट करो और आपका क्या हो गया, ये Br सबसे हाई होगा, 1 क्लोरीन 2, ठीक है, 3 मिथाइल ग्रुप, 4 सबसे लीस्ट प्योरिटी है, इसमें कुछ करना नहीं है चेंजेस, 1 2 3, ठीक है। आ भी ऐसे रहा है, इसको किसी को ओवरलैप नहीं करना, 1 2 3, तो आपका आर आ जाएगा, ठीक है। जी कह रहे हैं अगर इन्होंने इंटरचेंज कर दिया इसको, ठीक है। अगर इस वाले को देखो, आप इसमें देखो, इसका एग्जांपल देखो, ये फिशर प्रोजेक्शन में है, ठीक है। ये कार्बन कायरल है, ये कार्बन नहीं है कायरल, नंबरिंग जो है आपकी 1 2 3 4, ठीक है, 4 कार्बन हैं इसमें, ठीक है, चेन है 4 कार्बन की चेन, तो ये कायरल नहीं है। दूसरा कार्बन देखा, इस कार्बन के ऊपर 4 डिफरेंट ग्रुप्स हैं,
एक ये फर्स्ट ग्रुप, ये हाइड्रोजन, ये OH, और ये आपका क्या है, ये पूरा का पूरा ग्रुप। ठीक है, एक तरह इसके लिए तो ये ग्रुप का काम करेगा ना, ये पूरा का पूरा। सेकंड के लिए, सेकंड में जो सेकंड कार्बन है उसके लिए ये जो थर्ड कार्बन है ये पूरा का पूरा ग्रुप का काम कर रहा है। ठीक है, तो ये जो सेकंड है वो आपका कायरल है, सेकंड कार्बन कायरल है, थर्ड कार्बन भी आपका कायरल है। ये सेम इसी तरह से ये अलग अलग ग्रुप्स हैं और ये पूरा का पूरा एक उसके लिए ग्रुप का काम करेगा। तो थर्ड भी आपके लिए कायरल हो गया। ठीक है, अब ये कायरल हो गया, अब इसको आइडेंटिफाई करना है R और S। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें तो हम और वो चेंज नहीं कर सकते ना ओरिएंटेशन। अब इसमें कैसे एक्सचेंज करेंगे, इसमें वो फॉर्मूला नहीं लगेगा। सिंगल कायरल सेंटर होता है ना, तो आप एक्सचेंज कर दोगे। ये इसमें सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगी इसको, फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगी ऑक्सीजन को, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन को, क्योंकि इसमें कार्बन है, ये हाइड्रोजन सबसे ज्यादा लीस्ट 4। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया ऑक्सीजन। इन दोनों कार्बन में एक तो कार्बन ये है और एक कार्बन ये वाला है। अब इनकी नंबरिंग में मत जाओ, इन्होंने तो 1 2 3 चेन के लिए लिखा है, समझ रहे हो? 1 2 3 इन्होंने चेन के लिए लिखा है, और ये 2 मतलब सेकेंड वाला कार्बन कायरल है, थर्ड वाला कार्बन कायरल है। ठीक है, इसमें मत जाओ, इसमें हम अपने आप ही इसमें नोटेट कर देते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट प्रायोरिटी हो गई। ठीक है, फिर सेकंड प्रायोरिटी ये वाला कार्बन की ये वाला कार्बन 2 के लिए ये पूरा का पूरा ग्रुप क्या हो जाएगा, एक सेकंड कार्बन के लिए पूरा का पूरा एक ग्रुप हो जाएगा। तो ऑब्वियसली ये वाला जो कार्बन है किससे अटैच है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच है। ये सिर्फ 3 हाइड्रोजन से अटैच है। तो ये वाला जो कार्बन है, थर्ड कार्बन जो है आपका, जो थर्ड पे है, ये आपका सेकंड हो जाएगा। ठीक है, ये थर्ड हो गया और ये आपका क्या हो गया, फोर्थ। आपको पता है एक तो लीस्ट प्रायोरिटी में है, हॉरिजॉन्टल लाइन में है, लीस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप, तो जो भी ओरिएंटेशन आएगी वो क्या हो जाएगी, रिवर्स। तो 1 2, ठीक है, 1 2 3 ये क्या है आपकी क्लॉकवाइज, लेकिन आपका क्या हो जाएगा एंटी क्लॉक, क्योंकि आपका जो लीस्ट प्रायोरिटी वाला है वो क्या है, फोर्थ पोजीशन में। समझ गए आप लोग? ठीक है, प्लीज बाकी कल कंटिन्यू कर लेना, समझ नहीं आ रहा। बस इसको फिनिश करा लो, बस ये इसके बाद बंद कर दूंगी। ठीक है, थर्ड वाला देख लो। थर्ड वाले में देखो, थर्ड में क्या है, फर्स्ट ऑक्सीजन हो गई। ठीक है, ये फोर्थ हो गया हाइड्रोजन, और वो क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन में है। और इन दोनों कार्बन, ये जो कार्बन है किसके साथ अटैच है, ऑक्सीजन के साथ। ये कार्बन और दूसरे कार्बन के साथ अटैच है, लेकिन ऑक्सीजन के ऊपर ज्यादा हायर प्रायोरिटी का माना जाएगा। तो ये वाला ग्रुप क्या हो गया, 2, ये हो गया 3। ठीक है, इसमें क्या होगा, 1 2 3, ये आपका क्या हो गया क्लॉकवाइज, बट हॉरिजॉन्टल लाइन में है तो एंटी क्लॉक हो जाएगा। जो लीस्ट प्रायोरिटी वाला क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन में तो एंटी क्लॉक हो जाएगा। तो दोनों के ऊपर क्या आ गई, SS आ गई। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे हम फिनिश करते हैं इसको, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, आप इसको पढ़ना, कोई डाउट इसमें। हमने मेजरली क्या करा, हमने बस स्टीरियो आइसोमर्स देखे। ठीक है, आइसोमर्स क्या होते हैं वो देखा। ये मेरे थोड़े हैंड रिटन नोट्स हैं। ठीक है, तो इस जो आइसोमर्स होते हैं 2 टाइप के होते हैं, ये आपका आ सकता है अगर 12th में आप देख लेना, चेन आइसोमर्स, फंक्शनल आइसोमर्स। स्टीरियो आइसोमर्स में 2 हैं आपके, कॉन्फ़िगरेशन, कंफर्मेशन। कॉन्फ़िगरेशन के फर्दर आपके 2 टाइप्स हैं, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। ठीक है, ज्योमेट्रिकल में आपने EZ और सिस ट्रांस आएगा, जिसमें डबल बॉन्ड होना चाहिए। ऑप्टिकल के लिए आपका कायरल सेंटर होना चाहिए, यानी कार्बन जो है वो आपके 4 ग्रुप्स के साथ अटैच होना चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए वो सारे। और ये कॉन्फ़िगरेशन आप अलग उसमें स्टडी करेंगे। ठीक है, ये आप इसमें आपने RNS निकालना सीखा, स्मॉल d स्मॉल l, कैपिटल D कैपिटल L। ठीक है, तो ये सब हो गया। इसमें आपको रोटेशन निकालनी है, आइडेंटिफाई करना है, एनेंटियोमर डायस्टियोमर्स क्या होते हैं, उन दोनों का बीच का डिफरेंस। ठीक है, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी, अब सिमेट्री भी हम पढ़ेंगे इसको। ठीक है, सेंटर ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये सब क्या होते हैं। फिर आते हैं कॉन्फ़िगरेशन, ये आपको बताया था ना, कॉन्फर्मेशन में सिंगल बॉन्ड रोटेशन। सिंगल बॉन्ड मतलब इसमें देखो कायरल सेंटर नहीं है ना, ये कायरल सेंटर है, सारे के सारे हाइड्रोजन आपके सेम है, सेम, लेकिन फिर भी ये आइसोमर्स है। और ये आइसोमर्स कौन से होते हैं, कन्फर्मेशन, जिसमें आपके न्यूमन प्रोजेक्शन और ये सब आते हैं। ठीक है, इसमें सिंगल बॉन्ड रोटेशन। तो इसमें हम ऐड करते हैं इसको नेक्स्ट क्लास में।
जो आप इसको एक बार फर्स्ट का भी देख लेना, ठीक है, फर्स्ट यूनिट देख लेना। आप लोग कर रहे हो, आप अपने आप कर रहे हो सब कुछ। फिर नेक्स्ट में हम इसको फिनिश करने के बाद जो लास्ट चैप्टर है आपका वो स्टार्ट कर देंगे, रिएक्शन मैकेनिज्म वाला, जिसमें आपका वो है। आप लोगों को समझ में आ रहा है सब कुछ? अभी तक क्या पढ़ा है केमिस्ट्री में सबने? हम पढ़ नहीं रहे। पढ़ा है? यस अमन, वंश कितना रिवाइज हो गया? फर्स्ट चैप्टर ही हुआ। कितने चैप्टर पढ़ लिए? कितना चैप्टर पढ़ लिया? मोहित, स्वाति, आकांक्षा, सॉरी आकाश, आशिमा, कितना पढ़ लिया आप लोगों ने? देखो एग्जाम, ये मत सोचो कि आपके एग्जाम नहीं होंगे, एग्जाम आपके होंगे। और ना तो ऐसा होगा कि आपका सिलेबस कम होगा, ठीक है, सिलेबस आपका पूरा आएगा और कोई डील नहीं होगी, क्योंकि सारे एक्चुअली क्या होता है कि कुछ चैप्टर किसी टीचर ने स्टार्ट करे, किसी ने कुछ स्टार्ट किया, तो सारे के सारे चैप्टर इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं होगा कि वो आपको मतलब कुछ आसान पेपर आएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ना सिलेबस में चेंजेस आएंगे, सिलेबस पूरा का पूरा वही रहेगा, ठीक है। तो पढ़ना शुरू कर दो, आपके एग्जाम हो जाएंगे। जैसे ही आपका लॉकडाउन होगा, आपका पेपर बन चुके हैं, एग्जाम शुरू हो जाएंगे। किसी को कुछ डाउट है तो नेक्स्ट क्लास हम जो है एक ट्यूटोरियल जिस तरह से होता था उसमें हम चैप्टर 1 के और इसके साथ में डाउट्स लेंगे। डाउट्स नहीं होंगे तो हम आगे पढ़ा लेंगे आपको, ठीक है। वो आपको देखना है, अगर वो आपको देखना है, लैब्स भी होंगे। जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा, जैसे ही आपका लॉकडाउन खुलेगा, मैम आपकी आवाज रिपीट हो रही है। चलो ठीक है, हम एंड करते हैं इसको। प्रैक्टिकल्स होंगे आपके, जैसे ही होगा Okay, मैम। प्रैक्टिकल्स होंगे। और आप लोग ना, आप लोगों की लैब तो मेरे साथ एक ना वो कंसेप्ट है, वो 2 प्रैक्टिकल हैं जो लैब के हो जाते हैं। अपने उसमें देखना, मैं आप लोगों को शेयर करूंगी, बट आपके साथ मेरी है नहीं लैब। तो वो 2 प्रैक्टिकल ऐसे हैं जिसमें वो अरेंजमेंट, जैसे NaCl का स्ट्रक्चर बनाना, ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी कर्व, ठीक है, वो भी आपका प्रैक्टिकल का पार्ट है। सरफेस पोटेंशियल एनर्जी जो आपके प्रैक्टिकल की बुक में भी है, अगर किसी है ना प्रैक्टिकल की बुक, उसमें वो दे रखा है। जो आपका 3rd चैप्टर है, ठीक है, आयनिक इंटरेक्शन वाला, उसमें वो है सरफेस पोटेंशियल, और वो आपकी प्रैक्टिकल में भी दे रखा है। तो दोनों चीजें हैं, वो भी आप लोगों को आप लोगों को बताया जाएगा, ठीक है। और प्रैक्टिकल, ठीक है, ओके। और क्या कहते हैं उसको, चैप्टर 3 के में 2-3 नोट्स हैं, वो भी आपको दे दूंगी चैप्टर 3 के, ठीक है। सरफेस पोटेंशियल एनर्जी कर्व जो है आपका, वो चैप्टर 3 जो है ना, अगर आपको देखना तैयारी कैसे करनी है आपको, मैंने आपको बताया था, यूनिट्स में आपका एक का चॉइस आ सकता है, यानी एक यूनिट को आप स्किप कर सकते हो अगर आप चाहो, लेकिन और किसी यूनिट को स्किप नहीं कर सकते, सिर्फ एक ही आपकी चॉइस आएगी, ठीक है। फर्स्ट तो आपका वो 10 नंबर का है, उसमें तो सारे चैप्टर उसमें से आएगा, ठीक है। जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें तो सारे चैप्टर में से आपके 2-4 नंबर तो कट ही जाएंगे, ठीक है। लेकिन और अगर आपको ऐसे करना है, जिसको करना है कंप्लीट, वो तो कंप्लीट कर ले। तो 3rd चैप्टर है आपका, वो बहुत छोटा है, ठीक है, तो वो जरूर करके जाना। उसके मैंने असाइनमेंट के नोट्स भी दे रखे हैं आपको, इंटरेक्शन वाले, ठीक है। और एक और पार्ट है उसका, सरफेस पोटेंशियल एनर्जी कर्व, उसका मैं MIT की एक वीडियो है, MIT का जानते हो आप, MIT US की एक यूनिवर्सिटी है, तो उसका एक उसने वीडियो बना रखा है, तो मैं वो शेयर कर दूंगी आपके साथ, और उसके नोट्स भी दे दूंगी आपको, ठीक है। इसके बाद स्टीरियो के बाद हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म करेंगे और फिर चैप्टर 3 करेंगे,
ठीक है। पीरियोडिक टेबल का आपको नोट्स चाहिए, पीरियोडिक प्रॉपर्टी वाला नोट चाहिए उसके? यस मैम। यस मैम। उसके नोट्स में दे दूंगी आपको। और मेजरली मैंने आपको बताया था किस पे फोकस करना है, उसमें से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चन सारे चैप्टर्स करो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास, इसको नेक्स्ट क्लास में ना ये फिनिश हो जाएगा स्टीरियो। कल हम सब लोग सुन लो, कल जो बाद में आएगा वो एंट्री अलाउड नहीं होगी उसको। ये बार बार मैं ये नहीं करती रहूंगी, एडमिट नहीं करती रहूंगी। तो हम स्टार्टिंग के 10 मिनट मिलेंगे आपको मैम बीच में कई बार, ठीक है मैम बीच में ना कई बार नेटवर्क इशू की वजह से डिस्कनेक्ट हो जाता है। ठीक है। आप मैं वो आप बता देना, आपका कोई फ्रेंड होगा वो बता देगा। ठीक है, तो या बॉबी को मैसेज कर देना, एक ग्रुप में मैसेज कर देना बॉबी को। बॉबी बोलेगा तो मैं अलाउ कर दूंगी, और बॉबी ने अगर किसी ऐसे उसको अलाउ किया तो फिर बॉबी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, और 10 मिनट मिलेंगे आपको, विद इन 10 मिनट आप हो जाए, एडिट हो जाए, नहीं तो फिर उसके बाद नहीं होगा, क्योंकि डिस्टर्बेंस होती है, उससे बहुत दिक्कत आती है। ठीक है, और किसी स्टूडेंट को डाउट है, कुछ डाउट है कुछ? आप पढ़ लेना, फिर नेक्स्ट कल लेते हैं इसकी क्लास, इसको फिनिश करते हैं। ठीक है, ओके। कल भी 11 बजे क्लास होगी। बोलो बोलो। परसेंटेज का एक टॉपिक होता है, वो भी करना है। नहीं समझ में आ रहा आप क्या बोल रहे हो, तेज बोलो। डेसिमाइजेशन परसेंटेज। नहीं नहीं, इतना नहीं जाना, परसेंटेज पे नहीं जाना, बस रैस्मिक मिक्सचर पता होना चाहिए। ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है आपको। ठीक है, अब कल आपकी क्लास होगी 11 बजे। ठीक है, मैसेज कर देना ग्रुप में, बॉबी ग्रुप में मैसेज कर देना। चलो मैं एंड कर रही हूँ इसको, और ये आपको मैं यूट्यूब में डाल दूंगी, आपके DL LMS में भी डाल दूंगी।